स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और ये हमारा जो वीडियो होगा एनसीईआरटी सीरीज जो हमारा चल रहा है उसमें अभी हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं। और हिस्ट्री में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 हम लोग अभी तक कर चुके हैं। और क्लास 12th का आज हम लोग करने वाले चैप्टर नंबर 2 और 3 चैप्टर को हम लोग पूरा पढ़ेंगे। और जो काम की चीजें होंगी उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे और उन चीज को हम लोग नोट्स में बनाएंगे, जैसा कि हर एक वीडियो में मैं करता हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले जो मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी इस वीडियो को देखें तो सामने अपना बुक अगर आपके पास है तो बुक रखें, बुक नहीं है तो पीडीएफ रखें, जो भी चीजें, लेकिन बुक आपके पास होने चाहिए। सबसे एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है आपके पास बुक्स होने चाहिए, सामने बुक आप देख पाए। और उसके बाद आप एक पेज रखिए या बुक पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक पेज में हर एक चैप्टर का नोट्स आपको एक पेज में बनेगा, एक पेज से भी कम में बनेगा, जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। और कोई भी एनी एग्जाम में बोलो, कोई भी एग्जाम होगा वहां से सारे प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा और वो सारे प्रश्न आपको बनेंगे। सारे जब मैं पूरा जैसे भी ये पूरा थीम 1 है ना, हमारा थीम 1 है जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने वाले। क्लास 12th में हमारा 3 बुक है। तो थीम 1 जैसे ही हमारा खत्म होगा तो पूरा हम एंशिएंट का लगभग 60 से 70 सवाल एमसीक्यू करेंगे। और वो अब 60-70 सवाल एमसीक्यू का करेंगे, साथ ही साथ जो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के हम लोगों ने पढ़ा उसके भी एमसीक्यू उसमें शामिल होंगे। आप मतलब ये समझ लीजिए कि 2 वीडियो आएगा। एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 6 से लेके 10 तक का है, क्लास 6 से लेके 10 तक का एनसीईआरटी एमसीक्यू रहेगा, है ना। देखिए क्लास 6 से 10 तक तो बहुत कुछ सवाल आ जाएगा, लेकिन हम लोग वैसे एमसीक्यू करेंगे जो मतलब नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलते हैं। नॉर्मल बुक्स मींस कहने का मतलब चाहे लूसेंट का एमसीक्यू वाला बुक हो या जो भी बुक्स मार्केट्स में हैं उनसे थोड़ा सा हटके हो, क्योंकि जो आपके पास अवेलेबल है वो तो आप कर लेंगे, घटना चक्र से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो एनसीईआरटी से एमसीक्यू बन सकते हैं, जो बहुत ज्यादा चांस रहेगा, प्रोबेबल रहेगा कि आपके बीपीएससी वाला एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, या वैसे सवाल जो सीडीएस में पूछे जा चुके हैं या सीएपीएफ में पूछे जा चुके हैं या यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं, उन सारे हिस्ट्री के सवालों को एक जिस्ट में 6 से क्लास 10 तक का एक वीडियो बनेगा। और क्लास 12th का 3 वीडियो आएगा। क्लास 12th का 3 वीडियो मतलब एक एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, क्योंकि 3 किताबें तो 3 वीडियो आएगा। ज्यादा इसमें से सवाल आने की संभावना और ज्यादा सवाल भी बनेंगे। ओके, तो ये एनसीईआरटी जिनको अभी हल्के में ले रहे हैं, एनसीईआरटी को मजाक में ले रहे हैं, नहीं सही मतलब कहने का मतलब सही तरीके से कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम होगा। जब बीपीएससी का जब एग्जाम होगा, 70 बीपीएससी प्रीलिम्स आएगा, तब सवाल देखने को मिलेंगे। और तगड़े तगड़े सवाल जब आएंगे, जब एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाएंगे सवाल, तब आप वहां पे फंस सकते हैं। जब वहां पे एकदम डिसाइसिव सवाल आएगा, आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन वो अगर आप एनसीईआरटी सही तरीके से कवर करेंगे, एमसीक्यू को लगाएंगे, तो आराम से होगा। ठीक है, आराम से होगा। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी जरूरी भी है। और एनसीईआरटी पढ़ने से बहुत ज्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होता है। आप इस बात को समझिए। ओके, आंसर राइटिंग के लिए। हालांकि चलिए हम चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, मतलब इकोनॉमी पढ़ेंगे और समाज। मतलब आज हम लोग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जो आपका सोसाइटी था उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली मींस कि एंशिएंट की जो हमारे कैसे राज्य है, महाजनपद, ये सब के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पहला जो वीडियो था हमारा, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, है ना। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, कैसे हम लोग हड़प्पा से मतलब सभ्यता के बारे में क्या क्या चीज जानते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। लेकिन आज का वीडियो जो हमारा होगा वो अर्ली स्टेट्स, अर्ली इकोनॉमी एंड अर्ली सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चैप्टर नंबर 1 हमारा आता है, और चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है वो है अर्ली, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का नाम ही क्या हमारा है? अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमी। और ऊपर में हेडिंग है किंग्स, फार्मर एंड टाउन। किंग्स, फार्मर एंड टाउन मतलब राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर कहने का मतलब है कि कैसे राजा थे, मीन्स हम लोग राजा के बारे में पढ़ेंगे। अब किसान के बारे में आएंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? किसान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे और नगर, क्योंकि उसमें फैक्ट्री तो है नहीं, है ना, फैक्ट्री तो है नहीं कि हम लोग उस तरह पढ़ेंगे। और नगर मतलब कि आपका इकोनॉमी और पॉलिटिकल से भी चीजों को जोड़ेंगे, है ना। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उप महाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यह वह काल था जब सिंधु नदी और उप नदियों के किनारे रहने वाले द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। मतलब मैंने जब हम लोग पढ़े थे क्लास
सतमा क्लास छठा पढ़े थे, तो हम हड़प्पा के बाद क्या पढ़े थे, महाजनपद पढ़े थे, है ना। और उससे पहले वैदिक सभ्यता पढ़े थे। तो वैदिक सभ्यता के बारे में जनरली है कि वैदिक सभ्यता के बारे में बताया जा रहा है कि गंगा जो सिंधु नदी और उसकी उप नदियों के किनारे, है ना, सिंधु नदी और उसके उप नदी जो उसके नीचे जो वाले जो नदी है, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उसके उनके आसपास की नदियों के समय जो लोग रहे उनके द्वारा ऋग्वेद लिखा गया, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उत्तर भारत, एक सेकंड, ठीक है, उत्तर भारत, दक्कन पठार और कर्नाटक जैसे उप महाद्वीप कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ये बताया जा रहा है किस तरह के समाज था, किस तरह के लोग रह रहे थे। तो बताया जा रहा है कि जैसे दक्कन का पठार देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, वहां पे आपको फार्मर्स देखने को मिलते हैं, पिजन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन वही दक्षिण भारत में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पे नोमैड्स मींस चरवाहा आपके बस्ती देखने को मिलते हैं ना। उसके बाद ये भी कह रहा है ईसा पूर्व पहली शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए। जैसे कि हमने मेगालिथ्स के बारे में पढ़ा था ना, मेगालिथ्स जहां पे बहुत बड़े बड़े चट्टान है चारों तरफ रखे हुए, बीच में कब्र बनाया हुआ, मेगालिथ के बारे में हम लोग क्लास छठा में पढ़ा है। तो वही बता रहे कि मेगालिथ भी आपको साउथ इंडिया में देखने को मिले हैं। ओके, तो ये चलिए चिट्ठी वो तो वाला है, कई स्थानों पर पाए गए शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण, हथियारों को भी दफनाया गया। ठीक है, ईसा पूर्व छठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्य, साम्राज्य और रजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से पता चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। मतलब पूरे तरीके से हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ने वाले, ये बताने वाला है कैसे नए नए रजवाड़े और कैसे आरंभिक राज्य बने और साम्राज्य बने, उनके बारे में पढ़ा, क्या कंडीशन रहा कि उनका उत्पत्ति हुआ, उसके बारे में हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं है, यहाँ पे उतने महत्वपूर्ण चीजें नहीं। हाँ, ये बताया जा रहा है कि ये सब के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, अभिलेखों से पता चलेगा, है ना, जो भी उसमें पाया, जो भी उसमें लिखे गए, जैसे कि अशोका के अभिलेख बहुत सारे मिलते हैं ना, ग्रंथों से, सिक्कों से तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इन चीजों के बारे में। आगे हम लोग जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ये तो हमारा थोड़ी चैप्टर का ये था, है ना, फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसेप और पीरियडसी। अब प्रिंसेप, तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में सब लोग जानते हैं। सबसे पहली बार ब्राह्मणी लिपि को 1837 में पढ़ा था, है ना, या अशोक की लिपि को सबसे पहली बार पढ़ा था प्रिंसेप, है ना। तो प्रिंसेप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे जनरली हम लोग पढ़ने वाले अशोका के बारे में। प्रिंसेप और पीरियडसी अशोका को बोलते थे, है ना। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। तो पहली बार जो ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने का श्रेय दिया था वो जेम्स प्रिंसेप को दिया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसे उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इन लिपियों का उपयोग सबसे पहले आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पीरियडसी या मनोहर मुखिया के द्वारा राजा का नाम लिखा। देखिए, क्योंकि इसने अशोका के अभिलेख को पढ़ा तो जाहिर सी बात है उसका नाम ही देखने को मिलेगा। तो पीरियडसी देखने को मिला। पीरियडसी में होता है प्लीजेंट टू बिहोल्ड, है ना, मनोहर। ठीक है, तो ये यहां से इतना हमें ध्यान में रखना और कुछ उतना ज्यादा नहीं। देखिए, जो चीज जरूरत होगा उसको मैं अंडरलाइन भी किया हूं और उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उस तरह के सवाल एग्जाम में आए हैं जो मैं बताऊंगा कि नहीं ये सवाल पूछा गया है, चाहे एनडीए हो या चाहे तो आपका सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, जितने भी एग्जाम है ना, उन सारे एग्जामों में सवाल आए हैं, इसलिए मैं उन चीजों को बता रहा हूं। हर एक लाइन जरूरी है। आपको लगता है कि नहीं ये छोड़ देंगे चल जाएगा काम, नहीं, काम नहीं चलेगा, हर एक चीज पढ़ना पड़ेगा। नाम अशोक भी लिखा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। बहुत सारे कुछ बौद्ध ग्रंथ है जहां पे अशोक का नाम आपको देखने को मिलता है और बहुत प्रसिद्ध था उस समय, इसलिए आपको उसका नाम देखने को मिलता है। इस शोध के आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास को अध्ययन की नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उप महाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पूर्ण रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उप महाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक समान चित्र तैयार हो गया, है ना। मतलब बहुत सारे बुक्स पढ़े गए, बहुत सारे अभिलेख पढ़े गए, तब जाके हमें जो अर्ली सोसाइटी के बारे में या अर्ली जो किंग्स थे उनके बारे में देखने को मिलता है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया। यह छानबीन करने की कोशिश की क्या राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। सिद्ध नहीं, यह आभास हो गया कि इनके साथ संबंध तो था, लेकिन सीधे संबंध हमेशा नहीं था। मतलब जो भी खोजा गया, इंस्क्रिप्शंस खोजे गए, उनके बारे में
उन इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से पॉलिटिकल सोशल लाइफ क्या था, पॉलिटिकल लाइफ क्या था, इकोनॉमिक लाइफ था, ये क्या तीनों इंटरलॉक थे, ये इंटर मतलब साथ में कनेक्टेड थे, उनके बारे में भी पता किया गया। ठीक है, आगे देख लेंगे हम लोग प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्य में तो हमारा वही आएगा 16 महाजनपद। तो पहला जो काम है वो 16 महाजनपद के कैपिटल याद होने चाहिए, है ना। 16 महाजनपद के कैपिटल याद होने चाहिए विथ मैप, है ना। विथ मैप मींस की कहां पे कौन से महाजनपद है, साउथ में कौन से, राजस्थान में कौन है, तो उस तरह की चीज आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, जब मैं एमसीक्यू करवाऊंगा तो वहां पे भी मैं एक बार मैप करवा दूंगा। तो एमसीक्यू वाला वीडियो नहीं छोड़ना है, एनी हाउ देखना है। ठीक है, एनी हाउ देखना है। ठीक है, देखिए अभिलेख के बारे में सबको पता, सब लोग जानते हैं अभिलेख, तो हम जानते हैं कि अभिलेख क्या है। लेकिन अभिलेख से भी सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन जो है सही नहीं है अभिलेख के बारे में, या इनमें से कौन है जो सही है अभिलेख के बारे में। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, 4 ऑप्शंस रहेंगे, फंस सकते हैं। अभिलेख तो क्या है, पत्थर या धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतहों पे खुदे होते थे। अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप तथा विचार लिखे जाते थे जो उन्हें बनवाते थे। जो बनाया अभिलेख उसका बड़ाई लिखा गया, है ना। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप, महिलाओं के, पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता था। यानी अभिलेख एक प्रकार के अस्थायी प्रमाण होते हैं। देखिए सवाल है, यहां पे लिखा अभिलेख एक प्रकार का स्थायी प्रमाण होता है, मींस परमानेंट, आप बोल सकते हैं कि एविडेंस है। अब यही आपका आएगा कि इनमें से क्या अभिलेखों के बारे में गलत है, और रहेगा कि अभिलेख एक अस्थायी प्रमाण है। वहां पे फंस जाएगा, तो अब सब मारते जाएगा, लेकिन अस्थायी देख के दिमाग में नहीं आएगा। तो वो एक ध्यान रखेगा, वो एक अस्थायी प्रमाण होता है। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना। क्लियर। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती थी। जिन पर तिथि नहीं मिलती उनका काल निर्धारण आमतौर पर पूरा लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जाता। उदाहरण के लिए लगभग ये सब चले काम करने। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता है जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। इसका अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम से प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि चलिए वो हो गया। ठीक है, तो अभिलेख के बारे में अभिलेख किस चीज पे लिखा जाता था, अभिलेख का क्या इंपॉर्टेंस था, अभिलेख में क्या होता था, अभिलेख को क्या बोला गया। क्लियर हो गया। ठीक है, एक एक चीज ध्यान में रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना, एक भी चीज छोड़ना नहीं है। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद के बारे में जानेंगे। तो उसमें मेन क्या मगध महाजनपद पढ़ते हैं हम लोग, और 16 महाजनपद कैपिटल से याद रखना है। चलिए ये तो ठीक है। अब ये कहा गया है कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो 6th सेंचुरी है ना, जो बीसी का जो पीरियड है ना, लगभग 500 से लेके 600, मतलब 500 से लेके 599 का जो टाइम पीरियड रहा है ना, 6ठी शताब्दी, वो बहुत ही चेंजिंग का पीरियड रहा, बहुत ट्रांजिशन का पीरियड रहा, बहुत परिवर्तन आए, हर एक क्षेत्र में परिवर्तन आए। चाहे वो धर्म में हो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चाहे आर्थिक रूप से हो। आर्थिक रूप से महत्व कहने का मतलब हुआ कि आप देख सकते हैं उस समय लोहा का खोज होना, लोहा का हल, बहुत ज्यादा जुताई होना, बहुत ज्यादा फसलें उपजना, है ना। अलग अलग नगरीकरण, है ना। द्वितीय नगरीकरण, पहला नगरीकरण कब हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के समय। सेकंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं, मतलब इस समय देखिए बहुत बड़े बड़े शहर बने हैं ना, मगध हो गया, पटलिपुत्रा हो गया, उन शहरों का निर्माण हुआ। तो ये सारे चीजें आपको देखने को मिलेगा। देखिए, तो आरंभिक राज्य बने, जाहिर सी बात है, लोहे का प्रयोग हुआ, सिक्का ना पंचमार्क कॉइन चला, पंचमार्क कॉइन। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ, है ना। तो ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आ सकता है कि 6th सेंचुरी बीसी में क्या क्या परिवर्तन आए, ऑप्शंस में रहेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, मैंने यहाँ पे इसलिए अंडरलाइन किया कि अर्ली स्टेट्स आए हैं ना, आयरन का यूज हुआ, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, सिक्काओं का, है ना। और ये भी मैंने लिखा है कि विटनेस ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट का भी, क्योंकि अलग अलग विचार है तभी तो अलग अलग धर्म है ना, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसमें बताया 16 महाजनपद को हम लोग महाजनपद बोले 16 थे, उसमें से कुछ थे जैसे कि बज्जी, मगध, कौशल, है ना, ये महत्वपूर्ण है। कुरु, पंचाल, गंधारा, अवंती, ये सब महत्वपूर्ण थे। क्लियरली इसमें ये सब बहुत, मतलब कहने का मतलब है कि ये सारे महत्वपूर्ण महाजनपद है जिनके बारे में हमको देखने को मिलता है। बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, है ना। अधिकांश महाजन पदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राजाओं में कई लोगों का समूह शासन करता था। देखिए ज्यादातर जो महाजन पद थे वहां तो राजा है ना, मोनार्की टोटली रूप से, लेकिन कुछ ऐसे भी महाजन पद थे जहां पे गण संघ के नाम, मतलब एक रिपब्लिक की तरह, यूनियन की तरह
चार पांच स्टेट मिलके एक राजा है, चार पांच राजाओं को मिलके एक मेन राजा है, मतलब वो संघ रिपब्लिक की तरह था। तो रिपब्लिक विश्व का पहला गणतंत्र आता है वैशाली लिच्छवी, है ना। तो उसके बारे में बच्ची उसके बारे में बताया जा रहा है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के बारे में बोल रहा है कि उनका जन्म इन्हीं गणों में संबंधित बज्जी संघ ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण का अधिकार था। अब बात को समझिएगा, गणों की बात क्या, गण कौन कौन है बज्जी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर है। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों में रख रखाव प्रारंभिक सेना होती थी। क्लियर है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 16 महाजनपद विद कैपिटल मैप में आपको, है ना, तो आपको याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है 16 महाजनपद विद कैपिटल है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ना। बज्जी है ना, बज्जी के देखिए सॉरी बज्जी का राजधानी है वैशाली, ओके। मगध का राजगीर है, सबको पता है। अंग का चंपा भागलपुर वाला एरिया है ना। ये देखिए श्रावस्ती कौशल है ना, काशी वाराणसी है ना, कौशाम्बी बस्त का कौशाम्बी, ये सवाल आ चुका है, मतलब सब कुछ आ चुका, सुरसर मथुरा है ना, अवंती उज्जैनी, ओके। तो ये आपको पंचाल है, छत्र है, कुरु इंद्रप्रस्थ, ये सारे जो महाजन पद है वो आपको याद रखने हैं कैपिटल के साथ। 16 महाजन पद, ओके, आपके बहुत सब सारे बुक्स में आपको मिल ही जाएंगे, तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, याद कर लेना है, ठीक है। इसको चलते हम लोग आगे, जो भी चीजें जरूरी है उनको मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, है ना। इंग्लिश वालों के लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हिंदी को ध्यान रखते हुए मैंने चीजों को रखा। अगर केवल हिंदी में पढ़ाना होता तो ये स्लाइड में आपको दोनों नहीं मिलता, ठीक है। जिनको इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में मैंने और इंग्लिश वालों को तो अच्छा है कि मैंने अंडरलाइन चीजों को किया है ना। देखिए वही बोला, राजधानी में नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6th सेंचुरी में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित मतलब बहुत सारे धर्मशास्त्रों का रचना हुआ, जिसमें जो शासकों के लिए नियम था, है ना। और शासक क्षत्रिय वर्ण में होंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से टैक्स लेना, है ना, भेंट वसूलना। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात था कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी अस्थायी सेनाएं और नौकाशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया था। मतलब ये बताया जा रहा है कि देखिए जनरली क्या होता था, धन इकट्ठा करने के लिए दूसरे राज्यों पे अटैक करना, उससे फिर धन इकट्ठा करना। अब राज्य अटैक करने के लिए हमें चाहिए सैनिक, तो सैनिक कभी कभी क्या होता था कि कुछ जो पावरफुल हो गए, जिनके पास बहुत पैसा है, तो रेगुलर रूप से आर्मी को नौकरी दिया, मतलब उनके पास सैनिक है रेगुलर रूप से, हमेशा रख रहे सैनिक। लेकिन कुछ ऐसे भी राजा थे, कुछ ऐसे भी महाजनपद थे जिनके पास रेगुलर सैनिक देने लायक पैसा उनके पास उतना नहीं था। जब युद्ध होता था तो जो खेती करने वाले किसान थे उनको आर्मी में भर्ती करना, कुछ समय तक युद्ध लड़ना, फिर उनको फिर वापस वही काम में लगा देना। इन तरह की चीजें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, यहां तो कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। 16 महाजन पदों में प्रथम मगध। अच्छा मगध, ठीक है, मगध जूरी क्या था? मगध का आप बहुत सिंपल शब्दों में आपको बता दूं, ये पूरा पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, जितना बताता हूं। मगध में सबसे फर्टाइल एरिया, सबसे उपजाऊ एरिया है ना, गंगा यमुना वाला दुआब है, तो वहां ज्यादा खेती होगा। लोहा का खोज हो चुका है, तो लोहा से ज्यादा गहन जुताई होना, गहन जुताई तो अच्छे फसल होना, अच्छा फसल मतलब अधिशेष हमारे पास होना, सरप्लस होना, जितना खाना है उससे ज्यादा हमारे पास बच रहा है, तो ज्यादा हमारे पास रेवेन्यू भी आएगा, टैक्स भी आएगा ज्यादा, जितना उपज होगा उतना किसान हमको टैक्स के रूप में देगा, है ना। और ये पूरा जंगली क्षेत्र भी था, तो एलिफेंट ज्यादा हमारे पास, हाथी भी था, और हाथी था तभी तो हाथी का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता है ना। और गंगा और उसके सहायक नदियों के किनारे बसा है मगध, तो हमें ट्रांसपोर्ट में भी नदियों के सहारे हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, नदियों के सहारे हम बहुत अच्छे तरीके से अपना यातायात का भी प्रबंध है। तो ये इस महाजन पद को आप कह सकते हैं कि डेवलप करने में कोई नहीं रुक सकता, इतना इनके पास चीज पहले से है, नेचुरली रूप से, है ना। ओके, साथ ही साथ इसमें बहुत महत्वपूर्ण राजा भी आए, अजातशत्रु, बिंबिसार, है ना। तो ऐसे ऐसे जो राजा आए तो इसको और भी डेवलप किया, और भी पावरफुल राजा है, अलग क्षेत्रों को जीता, इसलिए मगध ज्यादा, मतलब कहने का मतलब फेमस और मगध ज्यादा डेवलप भी किया। तो इसके बारे में लोग देखने को है ना, क्लियर। यही सारे हैं, लोहा मिल रहा है क्योंकि लोहा वाला एरिया है ना, लोहा वाला एरिया तो सब कुछ है ना, मतलब बिंबिसार है, क्लियर। और देखिए प्रारंभ में राजगिरी
मगध की राजधानी थी। यह रोचक बात थी कि इस सत्कारथ राजाओं का घर था। पहाड़ियों के बीच बसा राजगिरी एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा था, जिसे गंगा के आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगध जो है उसकी राजधानी पहले राजगीर, बाद में इसका राजधानी पाटलिपुत्र हुआ, और पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे है, पटना जिसको बोलते हैं हम लोग। इसके बारे में हमें बताया जा रहा है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो अब हम चालू कर आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां से एन अर्ली एम्पायर, एक आरंभिक साम्राज्य। देखिए अभी तक हम लोग महाजन पद के बारे में पढ़ रहे थे और अभी हम लोगों ने मगध के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले एक साम्राज्य, और साम्राज्य हमारा पहला कौन हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा अशोका के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एक आरंभिक साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। समझिएगा चीजों को ध्यान से, क्लियर। जो काम का चीजों का उसको देखो, मैंने पूरा अंडरलाइन किया, पूरा चीजों को लिखा, इधर आप देख सकते हैं इंग्लिश में। तो वही चीज महत्वपूर्ण इस पूरे पेज में, है ना। सबको पता है कि मगध पे मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, है ना। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक उसका पोता मीन्स अशोक हो गए, है ना। क्लियर, कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है। मौर्य वंश के बारे में जो इतिहास हमें मिलता है, बहुत अलग अलग स्रोत है उसका। उसमें जाहिर सी बात है मूर्तिकला भी हमको देखने को मिलता है ना। मौर्यन के समय बहुत ज्यादा आपको मौर्यन आर्ट के बारे में देखने को मिलता है, जो कि बीपीएससी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा मौर्यन आर्ट, है ना। क्लियर। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई। उस समय जो भी बुक्स लिखे गए, कंटेम्पररी जो भी बुक्स थे उस समय के, उनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण, आज इसके कुछ अर्थ ही उपलब्ध है। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्राय किया था अर्थशास्त्र। संभवतः इसमें कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परिवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों का उल्लेख बाड़मेर से मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य, मतलब ये सारी चीजें कि कैसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलता है। बहुत सारे पुराने लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर हो गए, इसके बारे में जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। चलो वो हम लोग सबको पता है। क्लियर हो? चलो ठीक है। अब देखेंगे, अशोका सबसे महत्वपूर्ण शासक था जिसने अपने संदेश को अभिलेखों पे लिखवा के फैलाया, है ना। तो अभिलेख जो स्टार्टिंग किया भारत में अशोक के द्वारा चालू किया गया। और ये समझने की बातों को, इसमें महत्वपूर्ण क्या चीजें हैं कि यहां पे लिखा हुआ है कि, देखिए एक सेकेंड, ठीक है। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। इनमें बड़े के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरों के धर्मों के परंपराओं का आदर। और धर्म, अशोका का धर्म में क्या खासियत था, ये सवाल आ सकता है ना। धर्म यहां पे हमारा आएगा कि जो अशोका का धर्म है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, कौन सा कथन गलत है। उसमें रहेगा पहला कि इसमें बड़ों के प्रति आदर, है ना, बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मण के प्रति उदारता दूसरा रहेगा, सेवक और दासों के प्रति उदार व्यवहार चौथा रहेगा, दूसरों के धर्मों के परंपराओं का अनादर। लेकिन धर्म क्या था? दूसरों के धर्मों को, परंपराओं का भी आदर करना है। तो ये ऑप्शन डाल देगा, हो सकता है, या इसमें बड़ों के प्रति आदर को अनादर कर देगा। तो इस तरह से चीजों को डाल सकता है। छोड़ा माइनिंग में, मतलब माइनर मिस्टेक होगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये चार चीजें आपको ध्यान में रखना, ठीक है। साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था, जो ये अशोका पूरा एम्पायर है वो कैसे चलता था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में समझेंगे, है ना। क्लियर? देखिएगा, तो आगे चलते, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मौर्य साम्राज्य के समय 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, 4 मतलब 5 केंद्र, मतलब 5 मौर्य साम्राज्य पूरे 5 प्रांतों में बैठा था, है ना। 5 प्रांतों में बैठा था, और पांचों प्रांतों को याद रखना है भाई, पांचों प्रांतों को याद रखना है। उत्तर में तक्षशिला, उत्तर में तक्षशिला है ना, गंधार वाला एरिया। उत्तर में क्या हमारा? तक्षशिला। उत्तर की राजधानी क्या है? तक्षशिला, है ना। नॉर्थ में क्या हमारा है? तक्षशिला, है ना। उसको उत्तरापथ बोला गया। क्या बोला गया? उत्तरापथ। उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी क्या होगी? तक्षशिला। ऊपर में देखिए, अगर भारत का मैप बनाइएगा, है ना, भारत का मैप बनाइएगा, तो आपको उत्तर में क्या आएगा? तक्षशिला आ जाएगा। उसकी राजधानी मतलब उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला आ जाएगा। साउथ में आएगा दक्षिणापथ, उसको दक्षिणापथ बोला गया, दक्षिणापथ।
और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी है ना, सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी जनरली कर्नाटक वाला एरिया को है ना, कोलार वाला खान था तो उसको बोला जाता था। ईस्ट में क्या आएगा, मगध के ईस्ट में क्या है, उड़ीसा है ना, उड़ीसा, कलिंगा, क्या है, कलिंगा है ना, कलिंगा। उसकी राजधानी क्या होगी, तोसली। ओके, फिर हमारा आएगा वेस्ट में, इधर क्या आएगा हमारा, अवंती राष्ट्र, क्या बोलते हैं इसको, अवंती राष्ट्र। उसका राजधानी क्या, उज्जैन, है ना, 4 हो गया। और बीच में आपका या सेंटर है, सेंटर या पूर्वी मध्य बोलते थे, प्राची, उसको बोलते थे, उसका राजधानी है पाटलिपुत्र। तो ये 5 एरिया में पूरा बटा हुआ है अशोक का साम्राज्य, पूरा मतलब मगध मॉडर्न एम्पायर। तो 5 का कैपिटल्स याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा तो फंसना नहीं, ठीक है। ये यहां लिखा कि तहसीला है, उज्जैन है, तोसली है, स्वर्णगिरी है, 4 इसमें महत्वपूर्ण हो गया है ना। और आपको पता है कि पाटलिपुत्र तो बीच वाला हो गया। इनका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया। यद्यपि हम अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतना विशाल साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतना बड़ा साम्राज्य का वर्णन करता है अशोका अपने अभिलेख में, क्या इसका प्रशासन करना एकदम मतलब सही होगा, सही तरीके से किया होगा? चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये अशोका के अभिलेख जो मिले हैं, कहां कहां से अशोका का अभिलेख मिले हैं उसके बारे में है। उसमें भी कुछ जो बृहत शिलालेख है ना, लघु शिलालेख है ना, स्तंभ लेख है, जो पिलर एडिक्ट्स है ना, वो माइनर है, मेजर रॉक एडिक्ट्स है, उसके बारे में आपको देखने को मिलता है। वो सब देख सकते हैं, मानसेहरा है, शहबाजगढ़ी, देखिए ये सब देख रहे हैं। उधर देखिए कंधार है, अब देख सकते हैं, इधर कलसी है, टोपड़ा है, देखिए इधर मतलब हर एक एरिया में देखिए चारों तरफ है ना, इधर यहां तक। तो ये पूरा साम्राज्य अशोका का क्लियर है। और अभी अशोका के अभिलेख के बारे में ध्यान रखना है कि ये अशोका के जो अभिलेख है, अभिलेख जो आपके हैं उसमें क्या क्या बोला गया है ना, वो सब ध्यान में रखना है, एग्जाम में आता है सवाल। और साथ ही साथ अशोका का कौन कौन से अभिलेख का क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है उनके बारे में थोड़ा जानकारी ध्यान में रखेंगे। किसको रानी का अभिलेख बोला गया, किस अभिलेख में अशोका ने जो कपिल वस्तु है ना, कपिल वस्तु में जब वो गए तो वहां के जो टैक्सेस को घटा दिया है ना, कि बहुत सारे जो अभिलेख, किस अभिलेख में बताया जाए कि गया में वो आए थे, किस अभिलेख में बताया गया कि वो किस अपने शासन के कितने समय बाद वो अपने गया में आए थे, कलिंगा युद्ध किया, वो सब जानकारी रखना है, वो जरूरी है, वही हमारे प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो चलिए काम का चीज है, मतलब कोई महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, ये सब तो हम लोग याद कर लिए है ना, राजधानी। आगे चलते हैं। अब यह है कि साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह महीने का समय लगता था। इसका अर्थ यह है कि उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 सब कमेटी का उल्लेख किया। मेगास्थनीज ने बताया कि जो सैनिक, जो आर्मी था मौर्यन एम्पायर का, उसके पूरे संचालन के लिए, प्रशासन के लिए 6 कमेटी थे, है ना, 6 सब कमेटी थे। सब कमेटी मतलब कि उप समितियां थी। क्या क्या था? एक समिति का काम था नौसेना, एक का काम था यातायात खान पान देखना है, एक का काम था पैदल सैनिक का, एक का काम था घोड़सवार का, 5वां का काम था रथ वाला, 6ठा काम था हाथियों का। तो आपको ध्यान रखना, रथ घोड़ा हाथी, रथ घोड़ा हाथी, पैदल, नौसेना और एक खाना पीना देखना, 6 हो गया। ऐसे याद रखना, मैंने सबको यहाँ पे कर दिया कंप्लीट, ठीक है, सब कंप्लीट कर दिया, क्लियर है क्या? तो ये आपको याद रखना है, सब कुछ महत्वपूर्ण है। ओके ओके Activity of the second subcommittee were rather varied. Arrangement for the bullock carts to carry equipment, procuring food for the soldier and the fodder for the enemy, recruiting servant and the retired. मतलब ये 6 कमेटी था, 6 सब कमेटी था। उसमें यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि जो सेकंड आपने देखा, सेकंड जो सब कमेटी था उसका काम था यातायात और खान पान। साथ ही साथ उसका और भी काम था, जो भी सामान ढोना है ना, उस समय जो भी हथियार रहे होंगे उनके लिए बैलगाड़ी का व्यवस्था करना। भोजन तो मैंने बता ही दिया, जानवर अगर आप साथ में ले जा रहे हैं तो उसके लिए चारा भी चाहिए, सैनिक के लिए भाई सेवक भी चाहिए, और शिल्पकारों की नियुक्ति करना, है ना, जो भी नियुक्ति करना उसका काम है। तो ये ध्यान रखिए, ठीक, क्लियर।
अशोका ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धर्म के प्रचार द्वारा भी किया। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद में संसार में अच्छा रहेगा। धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों का नियुक्ति किया। धर्म महामात्र के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक स्पेशल ऑफिसर था जो धर्म का प्रचार के लिए नियुक्त किया गया था। धर्म महामात्र कहलाए। क्लियर है? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। जो मैं बोलूंगा कि आपको इसको अंडरलाइन करना है, इसको लिखना है, तो उसको लिख लीजिएगा, ठीक है? वो आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जब आपको सवाल लगाएंगे, बड़े बड़े सवाल, सब बन जाएगा बहुत ही आराम से। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? ओके, इसमें कुछ काम का चीजें हैं तो हम लोग देखेंगे। ऐसे मेरे हिसाब से कोई जरूरी नहीं इसमें, तो हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए। राजधर्म के नवीन सिद्धांत क्लियर है? देखिएगा, कैसे किंगशिप थ्योरी, मतलब आप कह सकते हैं कैसे एक राजा है, उसका क्या धर्म है, उसके क्या थ्योरीज हैं, उसके क्या फिलॉसफी है, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना? यहां देखिए, अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पे हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में लिखा। हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोग, हाथियों के पैरों के जंजीर बांधने वाले लोग, सीमा रक्षकों के वनवासियों में, मतलब ये सारी चीजें हैं कि कैसे हाथियों को पकड़ना है, ये सारी चीजें, ठीक है? यूनानी स्रोत के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। देखिए, ये ध्यान रखिएगा, क्या बोला गया है कि जो भी आपके ग्रीक सोर्सेज है ना, जो भी यूनान के जो भी लेखक रहे, उन्होंने मौर्य साम्राज्य को देखा। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में उन्होंने क्या बताया कि भैया 6 लाख तो इन्फेंट्री है, 30,000 तो घुड़सवार है और लगभग 9,000 हाथी है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। दक्षिण के राजा और सरदार, राजधर्म में पढ़ेंगे, दक्षिण के मतलब साउथ किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम, देखिए तमिलकम में किन किन राज्यों को लिया जाएगा अभी ध्यान में रखेंगे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल। तमिलकम, मैंने ये ध्यान रखिए, मैंने इसको अंडरलाइन किया तो मतलब इसको पढ़ना है ना, इसको आपको पढ़ना है। क्या है? ध्यान रखिएगा। यहां देखिए तमिलकम में कौन कौन आएगा ये ध्यान रखना है। एक तो आ गया आपका, क्या क्या आ गया आपका, देखिएगा, ठीक है? तमिलनाडु, ओके, सॉरी आंध्र प्रदेश हो गया आपका, ओके, केरला हो गया और आपका तमिलनाडु। 3 है ना? आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु, 3 राज्य पहले अभी हम लोग इसको ये बोलते हैं, लेकिन पहले हम लोग तीनों को मिला के तमिलकम बोला गया है ना, तमिलकम बोला गया। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ठीक है, इसमें चेर, चोल, पांड्य आपको पता होना चाहिए। नीचे वाला क्षेत्र में ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी हुए, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? सरदार और सरदारी, है ना? सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते थे। सरदार के कार्यों के विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवाद सुलझाना, मध्यस्थता करना, है ना? वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था, जबकि राजा वह अपने समर्थकों को उसके भेंट का वितरण करता था। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना अधिकारी नहीं होते थे। जो अब ये सवाल ध्यान में रखिएगा, यहां पे बात क्या क्या चीफ्स के बारे में, है ना? चिफ्टडॉम के बारे में, है ना? जो सरदार रहते थे उनका काम था अपने लोगों का रक्षा करना, है ना? उनसे भेंट मींस उनसे गिफ्ट लेना, टैक्स नहीं, टैक्स लेना काम था राजा का। ये सरदार एक क्षेत्र में है। इनका जो महत्वपूर्ण चीज है, इनके पास आर्मी रेगुलर नहीं था और इनमें कोई भी अधिकारी नहीं है ना? जैसे राजा का आप देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे तो एग्रीकल्चर के लिए अलग है, आर्मी के लिए अलग ऑफिसर हैं, सबके लिए अलग ऑफिसर्स हैं। बट अगर हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जो कुछ सरदार के बारे में, तो उसके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं है। देयर इज नो एनी ऑफिशियल्स। तो एग्जाम में दे सकता है, एग्जाम में सरदार मींस चिफ्सडॉम्स के बारे में क्या करेक्ट है? दे हैव रेगुलर आर्मी, दे हैव ऑफिशियल्स, दे कलेक्ट टैक्सेस। ये तीनों गलत है ना? तीनों गलत है।
नो रेगुलर आर्मी, नो टैक्सेस, दे कलेक्ट गिफ्टेड, वो उनको गिफ्ट मिलता था, उनको नजराना के तौर पे उनके लोगों के द्वारा गिफ्ट दिया जाता था। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। और ये दोनों तरफ से, इसका पद क्या था, पोस्ट, जो सरदार बनेंगे उसका पोस्ट जरूरी नहीं है कि वो वंश, आप ये बना उसका बेटा बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभी वंशानुगत भी था और नहीं भी था, दोनों चीज है ना, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए, और ये सब हमें कहां से देखने को मिलता है, तमिल के जो ग्रंथ जो मिलते हैं उनसे हमें ध्यान में, उनसे हमें समझ में आता है ना। जो हम लोग क्लास छठा में देख, क्लास छठा में लोग अच्छे तरीके से पढ़े यार, क्लास छठा में बहुत कुछ है जो काम लायक चीजें थे, ठीक है, ठीक है। देखिए, कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनमें से मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन और उप महाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शासक शक और सातवाहन। शक कहां है, पश्चिम उत्तर में है ना, पश्चिम उत्तर में है, और पश्चिम में मतलब आपका ये गुजरात वाला एरिया है ना, पश्चिम उत्तर है ना, ये वाला एरिया में पूरा कौन है, शक है ना, शक है। उसके बाद कह रहा है कि मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्र पर, और थोड़ा सा मध्य में आ जाएंगे, थोड़ा सा इधर ये वाला एरिया में कौन, सातवाहन है ना, सातवाहन के बारे में, आंध्र सातवाहन जिसको बोला गया, उसके बारे में है ना। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे, एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया, ठीक है। आगे पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, देखिएगा, ओके, क्लियर है। देखिए, अब हम थोड़ा सा पढ़ ही रहे हैं तो ये भी पढ़ लेंगे। तमिल का महाकाव्य है शिल्पादिकरम, है ना, ओके। जब वह वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे, ठीक उसी जैसे जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते हैं। वह अपने साथ उपहार लाए, जिनमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरन के बाल, बने चंबर, मधु, चंदन, गेरू, मतलब सब कुछ लूट के आए, है ना। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी ये सब भी लाए, ओके। ये सारे बात, मतलब ये एक शिल्पादिक्रम जो अब तमिल ग्रंथ है उसके वहां का एक मतलब टॉपिक है जिसमें ये सारे चीज लिखी गई है ना, समझे बात को, ठीक है। देखिएगा, अब देखिए, दैविक राजा, डिवाइन किंग, राजा अपने आप को भगवान से जोड़ना, राजा अपने आप को पृथ्वी पर भगवान से तुलना करना कि हम भगवान है, मतलब भगवान का उत्तराधिकारी है ना, हमें को भगवान ने भेजा, तो इस बात को समझिए। राजा का उस स्थिति प्राप्त करने का साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण के बारे में ना, कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपराओं के माध्यम से की गई। जिस प्रकार के राजधर्म का कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनकी सिक्कों और मूर्तियों पे मिलता है ना। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर, है ना, इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। देवपुत्र टाइटल किसके द्वारा यूज किया गया? कुषाणों के द्वारा, है ना, कुषाणों के द्वारा यूज किया गया। तो इस तरह की चीजों को समझना है ना। जैसे कि आगे आप हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 6 में शायद, है ना, राज केसरी, इस तरह के जो टाइटल्स लिए गए, तो उस तरह से यहां पे है कि देवपुत्र, देवपुत्र मतलब भगवान का पुत्र है। कुषाणों ने इस टाइटल का इस्तेमाल किया और जोड़ते थे अपने आप को कि हम लोग भगवान के बेटे, भगवान का उत्तराधिकारी हम लोग, है ना। 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं, जिनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। वह अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे, और राजा दुर्बल होते तो वो बड़े शासकों के दिन हो जाते थे। ठीक है, गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजाएं स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियां। प्रशस्ति गुप्ता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयाग प्रशस्ति, है ना। प्रयाग प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलता है। बहुत सारे अभिलेख हैं, सिक्के के बारे में जानकारी मिलता है। तो उनके बारे में बताया जा रहा है
क्लियर है, और कोई काम का चीज नहीं है। देखिए जो था मैंने उसको येलो यहाँ पे कर दिया था, बाकी कोई मैं ऐसे पढ़ ले रहा हूं वो अलग चीज है। देखिए पर्याय प्रशस्ति के बारे में तो मैंने वही बताया, वही चीज है, इलाहाबाद या पर्याय प्रशस्ति बोल दीजिए, हरिसेन के द्वारा लिखा गया, हरिसेन के द्वारा लिखा गया। और हरिसेन जो था वो केवल लेखक ही नहीं है, वो बहुत सारा उसके पास पोस्ट भी था, है ना, जो मैंने पहले बताया कि कौन कौन सा उसके पास पोस्ट था, इनमें से कौन सा पोस्ट हरिसेन के पास नहीं था। इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लास छठा में हम लोगों ने पढ़ा था, वो आगे नहीं, उसको आप बार बार रिवाइज करिएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, इस जो हमारा पर्याय प्रशस्ति था वो समुद्रगुप्त से संबंधित बताया जा रहा है ना, और उसको राजकवि हरिसेन ने लिखा, ठीक है, क्लियर। पर्याय प्रशस्ति का अंग देखिए, समझिएगा, ये पर्याय प्रशस्ति का ये लिखा हुआ है और ये समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया। और समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया, क्या लिखा गया? He was without an antagonist on earth. धरती पर उसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था। By the overflowing of the multitudes of many good quality adorned by hundred of good action has wiped off the shame of other king with the soul of feet पुरुषा being the cause of prosperity of the good and the destruction of the bad। मतलब यही बता जा रहा है कि इतना काम किया, इसका इतना यश था कि जितने भी राजा थे सब राजाओं का यश मिट गया, इतना ज्यादा फेमस था, इसके पास इतना ज्यादा शुभ कार्य, इसके पास इतना गुण है ना। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण है। वो वे अज्ञेय हैं, उनके कोमल हृदय को भक्ति विनय के बस में किया जा सकता था। वे करुणा से भरे हुए है ना, इमोशंस भी उनके अंदर। वे अनेक सह गायों के दाता हैं, मतलब सहस्त्र गायों के दाता है, मतलब बहुत सारे गायों को दान देते हैं वो। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों विहरणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए कही गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हुए। देवताओं में कुबेर वरुण इंद्र और यम के तुल्य। देखिए देवताओं में कुबेर वरुण इंद्र और यम के तुल्य। किस राजा के बारे में ये तुलना किया गया है कि वे कुबेर यम और वरुण के तुलना किया, किस राजा को? समुद्रगुप्त। ये पॉइंट डाल दिया जाएगा अगर सवाल यूपीएससी बनाएगा, है ना, अगर सवाल यूपीएससी बनाएगा, सीडीएस बनाएगा, ये पूरा उठा के डाल देगा। ये किस राजा के बारे में लिखा गया, खत्म, है ना, किस राजा के बारे में लिखा गया, वहां पे फंस जाइएगा कि ये पहला समझिए कि है क्या, किस से लिखा गया। इतना बड़ा सवाल आता है तो अब अगर पढ़े रहेगा थोड़ा सा तो हम आंसर कर पाएगा कि नहीं। तो एनसीईआरटी इसलिए जरूरी है, सवाल नया बनेगा तो एनसीईआरटी से बनेगा, पुराना तो आपके लिए लूसेंट रट के बैठे हैं, घटना चक्र रट के बैठे हैं, इसलिए एनसीईआरटी जरूरी है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। बदलता हुआ देहात, मतलब कंट्री साइड, मतलब राज्य के अलावा जो क्षेत्र थे, छोटे छोटे क्षेत्र थे, उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में हम लोग पढ़ना है ना। चलिए देखिए, तो जनरली हमें अगर समझना है ना, राजा के बारे में प्रजा क्या सोचती थी, अभिलेखों से नहीं मिलेगा। अभिलेख कौन लिखवाया? अभिलेख तो राजा लिखवाया, और राजा लिखवाएगा तो राजा थोड़ी बताएगा, राजा तो अपने बारे में सही बताएगा, है ना। उसमें हमें थोड़ी पता चलेगा कि लोगों का क्या सोच था राजा के प्रति, तो उसका हमें जो भी चीज देखना है तो बताया जा रहा है। उसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों के वर्णिक कथाओं की समीक्षा करके। जो जातक है, पंचतंत्र है, उसको अगर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा राजा का, प्रजा का क्या सोच था राजा के प्रति, है ना। ओके, तो उसे बताया कि जातक कथाएं, जो जातक कथाएं थे वो पहला मिलेनियम बीसी में लिखा गया, पहला मिलेनियम में लिखा गया, पहली शताब्दी में, है ना, पहली शताब्दी या ईस्वी बोल सकते हैं, है ना, ईस्वी में लिखा गया ये जातक, जो कि पाली भाषा में लिखा गया, है ना। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, वो गंडा तिंदु जातक का, है ना। किसका है? गंड तिंदु जातक नामक एक कहानी है, जिसमें एक बहुत ही कुटिल राजा, है ना, जिसे प्रजा दुखी रहती थी, उसके बारे में बताया गया है, कैसे वो सब लोगों को परेशान करता था, है ना। तो इसके बारे में इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आ सकता है कि प्लाइट, मतलब बिग किंग के बारे में किस जातक में लिखा गया, है ना। तो ये हमारा गंडा तिंदु जातक के बारे में। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है।
जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए, देखिए तो अच्छा ये कहानी से क्या पता चला कि राजा कितना ज्यादा कठोर हो सकता है ना, लोगों को परेशान कर रहा है। और ज्यादातर होता भी था कि हमेशा टैक्स बढ़ा देना और ज्यादा टैक्स बढ़ा देना, कर बढ़ा देना, तो प्रजा दुखी हो जाती थी। इसके बारे में बताया जा रहा है। चलिए, कोई काम का नहीं है, हम लोग चलेंगे आगे। उपज बढ़ाने के तरीके, स्ट्रेटजी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब गांव में हम लोग पढ़ रहे हैं तो गांव में खेती हो रहा है, खेती हो रहा है तो कैसे वहां पे उपज बढ़ रहा है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा, अब हम लोग चीज समझेंगे। ये भी है, मैंने गिरनार इंस्क्रिप्शन के बारे में सब लोग पढ़ा, जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन उसके बारे में, सुदर्शन झील का निर्माण करना है ना, इसके बारे में समझेंगे। संस्कृत का एक अभिलेख है जिसे हम लोग जूनागढ़ अभिलेख बोलते हैं। जूनागढ़ फर्स्ट अभिलेख जो संस्कृत में लिखा गया लगभग 150 एडी में है ना। रुद्रदमन शासक है, रुद्रदमन शासक है जूनागढ़ का, उसका यह अभिलेख है ना, गिरनार अभिलेख या रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख भी बोलते हैं उसको। संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख है। उसमें एक झील के बारे में, वो झील है सुदर्शन झील। उस झील को किस किसने निर्माण करवाया, पहले निर्माण कराया, फिर टूटा तो फिर कौन बनाया, फिर कौन बनाया, उसमें 4-5 शासकों का अभिलेख है। साथ ही साथ उन शासकों के मंत्रियों का अभिलेख, शासक तो नहीं बनाएगा। अब मगध में, सॉरी, अब अगर आप बात करेंगे मौर्य साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में कोई शासन कर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य गिरनार अभिलेख गुजरात, वहां पे जाकर तुम नहीं बनवाएगा, उसके मंत्री होंगे तो उन मंत्रियों के बारे में चर्चा मिलता है ना। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री पुष्यगुप्त है ना, पुष्यगुप्त के बारे में देखने मिलता है, तो जिसने इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। फिर आगे जाइएगा तो अशोक का नाम आएगा, फिर आगे जाइएगा तो रुद्रदमन का भी नाम आएगा, फिर और आगे जाइएगा तो गुप्ता पीरियड हम लोग आ जाएंगे है ना, गुप्ता पीरियड आ जाएंगे तो वहां पे भी हमें एक शासक का नाम देखने को मिलेगा है ना, स्कंदगुप्त का। तो ये है, ठीक है। इस अभिलेख में बोला गया, कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंधों वाली झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया, लेकिन भूषण तूफान के कारण टूट गया पानी, तब फिर वहां पे शासक रुद्रदमन ने इस पे मरम्मत कराया, ठीक है। और ये सारी चीजें, ठीक है, क्लियर। तो ये है, तो ये हमने पहले भी करवा दिया है, ये हमने पहले भी करा दिया रुद्र, जब मैं आपको मौर्यन पीरियड पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने इस अभिलेख के बारे में बहुत ही डिटेल बताया। आपका काम क्या, अभी तुरंत जब आप नोट्स बना रहे हैं तो ये रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में क्या क्या चीज मेंशन है, मतलब किन किन राजाओं का बारे में मेंशन है, वो जरूर आप लिखें, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कैसे उनका उपज बढ़ा, उपज बढ़ाया कैसे, देखिए उपज बढ़ाने का तरीका था हल का प्रचलन, ठीक है। पता है 6वीं शताब्दी में गंगा और कावेरी की घाटियों में उर्वरक कछारी क्षेत्र में फैला गया। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे का फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई किए जाने लगी। इसके अलावा गंगा घाटी के धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों के लिए इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों का उपज बढ़ने की लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उप महाद्वीप के कुछ ही हिस्से में हुआ। क्लियर है, चलिए ठीक है। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। जो किसान उप महाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में थे उनकी खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया गया, जो इस इलाकों के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। ठीक है, ध्यान में समझिएगा, ठीक है, ओके। 20 से मतलब सब समझ सकते हैं कि जो पंजाब और राजस्थान वाला जो एरिया है वहां पे लोहा का जो हल उसका प्रयोग 20वीं तो 1900 ईस्वी में हुआ। भाई पहले नहीं लोग कर रहे थे, यहाँ पे वो बताया जा रहा है, ठीक है। उपज बढ़ाने का एक तरीका था कुआं तालाब, वही में सिंचाई वाला है ना, क्लियर, ये काम का। चलिए ठीक है। ग्रामीण साम्राज्य में भिन्नताएं, अच्छा देखिए यहाँ पे बताया गया सीमाओं का महत्व है ना, बाउंड्री का क्या महत्व था इसके बारे में बताया जा रहा है। और वो हमारा है मनुस्मृति, जो एक तरह का विधि ग्रंथ था और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसमें राजा को सलाह दिया गया है। सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं,
इसलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसे पत्थर, हड्डियां, गाय के बाल, भूसी। अच्छा, आप बात को समझिएगा, अभी भी देखते हूँ गाँव में कि ये खेत मेरा है, यहां से यहां तक के खेत मेरा है, तो जनरली क्या होता है कि पत्थर गाड़ दिया था कि यहां से यहां ये मेरा एरिया है, मतलब मीन्स कहने के खेत मेरा। कभी भी आरी वारी टूट जाता था तो उस पत्थर के माध्यम से कि नहीं ये देखो यहाँ पे मैंने पत्थर गड़ा था तो ये एरिया ये मेरा है, तो उसके बारे में तो जनरली से बात है, उसके बारे में बताया गया है सीमाओं का महत्व। मनुस्मृति में इसका वर्णन है ना, जो हम लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ग्रामीण समाज में भिन्नताएं। अब ग्रामीण जो समाज था उसमें किस तरह की भिन्नताएं हैं उसके बारे में। यद्यपि खेतों की नई तकनीक तो उपज बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। खेती से जुड़े लोग उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानी में विशेषकर बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतीहर, श्रमिकों, छोटे किसान और बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गहपति का प्रयोग छोटे किसान और जमींदारों के लिए किया गया। गहपति किसके लिए इस्तेमाल किया गया? गहपति शब्द जो पाली भाषा का शब्द है, गहपति का उल्लेख छोटे किसान और जमींदारों के लिए किया गया। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते जो प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्राय वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम में भी गांव का में रहने वाले लोगों का अलग अलग उल्लेख देखने को मिलता है। देखिए, गहपति यूज्ड फॉर किसके लिए इस्तेमाल किया? गहपति ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पे एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्मॉल पिजेंट्स है ना, और कुछ बड़े बड़े भी उनके लिए भी इस्तेमाल किया गया, इस ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसके बाद समझेंगे। ओके, तमिल के जो लिटरेचर्स हुए, तमिल के जो बुक्स हुए है ना, संगम, जनरली संगम लिटरेचर, उसमें आपको कुछ नाम मिलते हैं ना। देखिए, वेल्ललार, बड़े जमींदार को बेललार बोला गया। हलवाहा या उलवर है ना, हलवाहा या उलवर मतलब कहने का मतलब कि प्लाउमैन जो खेत जुताई कर रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल किया गया उजहवर, और जिनके पास जो गुलाम है उसके लिए इस्तेमाल किया गया अदिमाई है ना, उसके लिए इस्तेमाल किया गया अदिमाई। तो बड़े जमींदार उसको बेल्लार, जो खेती कर रहे हैं उसका नाम है उलवर, और जो दास है उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया अनिमई है ना, अनिमई या अडिमई। इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है, क्लियर। देखिए, भूमिदान और एक सांभंतर ग्रामीण है ना, भूमिदान की प्रथा आपको पता है, सतवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि देने का जो दान स्टार्ट किया था सतवाहनों ने, तो हम लोग थोड़ा समझेंगे, देखिएगा। देखिएगा, ठीक है। देखिए, हर्षचरित्र का संस्कृत में लिखा गया, कनौज का शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, आपको पता होना चाहिए, बाणभट्ट ने लिखा था। और ठीक है, उसमें उसका एक पाठ है, बस्ती किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल है और यहाँ धान की उपज वाली खलिहान उपजाऊ भूमि के हिस्सों में छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया है। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल है। बहुत कम हिस्से में साफ है, जो कि भी उसकी काली मिट्टी काले लोहे जैसी सख्त है ना, काली मिट्टी लोहे जैसी सख्त है। यहाँ लोग पेड़ की छाल के गट्ठर लेके चलते हैं। ओके, फूलों से भरे अनगिनत बोरे, अलसी और सन, भारी मात्रा में शहद, ये सब आपको बताया जा रहा है, मतलब हाँ ना, ये सारे चीज ठीक है, कंप्लीट है। जो भी चीजें बिंद क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जनरली ये बिंद क्षेत्र के बारे में है ना, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र था जो बिंद है, बिंद एरिया के बारे में बताया गया। तो एक पठारी एरिया भी है ना, तो उसके बारे में बताया गया, इस बात को समझिएगा। ये हर्षचरित में है ना। भूमिदान, ईसवी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। ओके, भूमिदान ब्राह्मणों को दिया गया है और अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे जिसमें लिखता था जनरली। और ओके, एक चीज उसमें आपको ध्यान में आएगा, एक है परमावती गुप्ता। परमावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी, जिसका शादी वाकटक के राजा से हुआ था ना, वाकटक के राजा से हुआ था। तो परमावती गुप्ता का एक अभिलेख है, उसके बारे में बताया जा रहा है ना। दक्कन में वाकटक परिवार से हुआ था है ना, महत्वपूर्ण शासक था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं थे, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि परमावती गुप्ता की परमावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। इसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि वह एक रानी है
है ना। और इसीलिए उनका यह उदाहरण एक विरल हो रहा है। यही संभव है कि धर्म शास्त्रों को ही हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता होगा। अभिलेख समय ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। देखिए मतलब ये हुआ कि महिलाएं को जनरली यहां पे लिखा जा रहा है कि उनके पास कोई स्वतंत्र रूप से जमीन या कोई भी संसाधन या जमीन है उस पे उनके अधिकार नहीं थे, है ना। लेकिन एक रेयर केस आता है, परमावती गुप्ता को भूमि का स्वामी बोला गया। हालांकि वो रानी थी इसलिए हो सकता है, बट नॉर्मली महिलाओं को मतलब कहने का मतलब एक्सेस नहीं था, इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्र अधिकार नहीं थे संपत्ति पर। वो इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। फिर वही है गांव में कैसे मतलब लोग, देखिए कहा गया है कई मतलब भूमिदान मतलब ब्राह्मणों को जो भूमिदान मिला उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। कोई काम का है तो ठीक है। ठीक है, पढ़ लेते, ठीक है। कहीं देखिए इस प्रकार भूमि दान अभिलेख देश से कई हिस्सों में प्राप्त हुए। क्षेत्रों में दान दी गई भूमि की माप में अंतर है, कहीं छोटा कहीं बड़ा कहीं टुकड़ा में। साथ ही भूमि दान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकारों में भूमि दान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। ओके, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए एक रणनीति थी। मतलब जनरली राजा के द्वारा क्या था कि यहाँ पे वाला भूमि तुम ले लो, फिर उसमें खेती करो, तो खेती करेगा, फिर वहां से हमें टैक्स तो आएगा, है ना। तो अपने एग्रीकल्चर फील्ड एरिया को बढ़ाना, ओके, क्लियर हो गया। ये एक मतलब लोगों का मन था कि मतलब बहुत सारे इतिहासकारों का सोचना था कि एक स्ट्रैटेजी है, क्लियर। जबकि कुछ का कहना था भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्हें भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थन जुटाने का प्रारंभ किया। मतलब आप ये भी लोग मानते हैं कि राजा जब कमजोर हुआ तो लोगों को भूमिदान देके सामंत बनाना स्टार्ट किया कि लोग हमें हमारे हम किसी को भूमि दान करेंगे, किसी भी सामंत को, तो वो हमारे साथ रहेगा तो हम थोड़ा सा मजबूत रहेंगे, है ना। ये बताया गया, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, अग्रहारा जो ब्राह्मणों को भूमि दान दिया गया, ब्राह्मणों को जो भूमि दान दिया गया उसको क्या बोला गया, अग्रहारा। मत तो अग्रहारा है, अग्रहारा अगर है तो अग्रहारा भूमि पर कोई किसी भी तरह का कर वसूला नहीं जा सकता। मतलब एग्जेम्प्टेड है कर से, रेवेन्यू उसको नहीं देना है उस पे से 1 रुपया भी, क्योंकि वो ब्राह्मणों को दान की गई भूमि, इसलिए अग्रहारा बोला गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया। ये परमावती गुप्ता और दंगुन गांव उसके बारे में बताया जा रहा है कि परमावती ग्राम कुटुंबनियों, ब्राह्मणों और दंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है। मतलब परमावती गुप्ता के अपने अभिलेख में बोला गया कि हम ऑर्डर्स देते हैं। आपको ज्ञात होता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चलना स्वामी को दान किया गया है। आपको इनके भी आदेशों का पालन करना चाहिए। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निमित्त निर्देश भी देती हूँ, इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पे आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल और कोयला देने के लिए दायित्व से मुक्त है। साथ ही वो मदिरा खरीदने और नमक खेती खुदाई करने के लिए राजस्व अधिकार का काराबंदी किए जाने से मुक्त है। इस गांव का खनिज पदार्थ, खदीर वृक्ष के उत्पाद से भी छूट है। मतलब जनरली गांव के बारे में था कि अगर हारा गांव है, अगर हारा गांव में कोई टैक्स नहीं देगा, अगर हारा गांव में कोई पुलिस और सैनिक प्रवेश नहीं कर सकते हैं, यहाँ के लोग अपने तरीके से काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी अधिकारी आएगा घास मांगेगा, ऐसा कुछ है ना। उस समय जो भी चीज थी, इस गांव का दान इसके भीतरी संपत्ति और बड़े सभी छोटों करों सहित किया गया है। इस आदेश को 13वें राजवर्ष में लिखा गया और इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण किया। क्लियर है। एक मतलब अभिलेख के बारे में इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है, ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि कितना अच्छा कहानी है कि अगर आप एग्जाम में अगर आ भी जाएगा तो बना देंगे कहां से लिया गया, है ना। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे जनरली
नगर एवं व्यापार, है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ओके, देखते हैं, ठीक है। न्यू सिटी, है ना, न्यू सिटी के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि अधिकांश नगर महाजन पदों की राजधानियां थी, ठीक है। प्राय सभी नगर संचार मार्गों किनारे बसे थे। पाटलिपुत्रा जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे, है ना। उज्जैन जैसे अन्य नगर भूतल मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैन जो है वो लैंड रूट पे है, ओके। और इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पे थे। पुहार, है ना, पुहार कावेरी पट्टनम बोला गया है ना। इसके अलावा ठीक है, मथुरा ऐसे अनेक शहर व्यवसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवित केंद्र। मथुरा के बारे में पता है कि वो एक सेंटर था जहां पे एक तो इकोनॉमिक ट्रेड भी है। मथुरा वाला आप एरिया देखिए तो वहां पे इकोनॉमिक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था उस समय, और कल्चरल तो एक्टिविटीज होते थे और साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी, ठीक है। प्रत्येक नगर का इतिहास है, अब उसके बारे में है। पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्रा का नाम पाटलीग्राम या पाली ब्रोथा भी देखने को मिलता है। 4वीं शताब्दी तक आते आते यह मौ साम्राज्य की राजधानी बनी। 4th सेंचुरी में आपकी राजधानी बना था। चीनी यात्री हेनसांग भी आया, है ना। इस नगर खंडहर में बदला मिला और उस समय, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, चलो ठीक है, कोई काम का नहीं है। हमने पढ़ा कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से कई अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यहां से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी की मिट्टी कटोरे, थालियां मिली जिन पर चमकदार कलई चढ़ी, उत्तरी कृष्णा मस्जिद पात्र भी कहा गया। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोगों द्वारा किया गया होता। साथ ही सोने चांदी के भी पदार्थ के गहने भी मिले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो आर्यभट्ट जो शहरों में, अभी हम गांव पढ़ लिए ना, शहरों में बताया गया कि शहरों में जो जनरली जो हमने एग्जीबिशन किया था, शहरों में हमें देखने को मिलता है फाइन पोट्रीज, जिसे बोला गया नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। एक तरह के मित्रभांड मिला जो नॉर्दर्न, उसको बोला गया नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, बहुत ही पॉलिश्ड, है ना। हो सकता है कि अमीर लोग इस मित्रभांड का इस्तेमाल करते होंगे। बहुत कुछ भी चीजें मिले जो हमें समझना है, ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका कुछ राज्य हैं, नगर भी हैं, है ना, उनके बारे में है, ओके। इस बात को ध्यान रखिए, कोई काम का नहीं है, ठीक है। शहरों में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बुनकर हैं, लिपिक हैं, बढ़ई हैं, कुम्हार हैं। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों का संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिसे श्रेणी कहा गया। क्लियर, श्रेणी, श्रेणी क्या है ना, श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण है। श्रेणी यूज्ड फॉर द, किसके लिए इस्तेमाल किया गया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट, जो भी व्यापारियों का संघ हो, है ना, या उत्पादकों का संघ हो, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया श्रेणी, है ना, श्रेणी, ध्यान रखिएगा। यह संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर सामान तैयार बाजार में बेचती थी, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये यहां पे एक चीज है हमारा, ध्यान रखिएगा, शायद यहां पे एक सेकंड, यहां पे कुछ दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पे है ना एक वोटिव इंस्क्रिप्शन, दानात्मक अभिलेख क्या है? देखिए, दान लगा है और दानात्मक अभिलेख मतलब धार्मिक संस्थाओं को दिया दान का विवरण होता था। धार्मिक संस्थाओं को किसी भी तरह का दान दिया गया, उसका विवरण हमें दानात्मक अभिलेख में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड द बियॉन्ड्स, अब हमें ध्यान में पड़ना है कि कैसे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों से किस तरह से ट्रेड हो रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि सेंट्रल एशिया है, उनसे हमें ट्रेड कर रहे हैं ना, और कोई काम का नहीं है, राइट, ओके, कोई काम का नहीं है। देखिए, इन मार्गों पे चलने वाले व्यापारी, पैदल फेर लगाने वाले व्यापारी, बैलगाड़ी घोड़े से के वाले व्यापारी थे। समुद्र मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, ठीक है, जो खतरनाक थी लेकिन बहुत लाभदायक थी। तमिल भाषा में मत्स्य थुबन और प्राकृतिक भाषा में सतवा और सेट्टी के नाम
से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी होते थे। नमक, अनाज ये सब एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च, मसाला ये सब पहुंचाते थे। ये सब अरब सागर से भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। तो कुछ सक्सेसफुल मर्चेंट जैसे मस्तुवन इन तमिल, सेठी एंड शतवाहना इन प्राकृत, ये सब सफल व्यापारी के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, बड़े बहुत रईस है। तो उसी तरह से एक शब्द इस्तेमाल हुआ, उसके नाम है मस्तथुवन, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है ना तमिल में, और सेठी और सातवाह जो है प्राकृत में, है ना, इस बात ध्यान में रखेंगे। क्वाइंस एंड किंग, सिक्के और राजा। उससे पहले समझेंगे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी। देखिए पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी जो है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ये जो आपका इसको किसने लिखा किसी को नहीं पता, है ना, किसी को नहीं पता, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ओके, अब इसमें समझेंगे बात की, इरिथ्रेरियन सी इस्तेमाल किया गया लाल सागर के लिए, रेड सी के लिए। अच्छा, आप लोग अभी पढ़ते होंगे ना, रेड ब्लड से, लाल रक्त कोशिकाओं को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं ना, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। उसी तरह से इरिथ्रेरियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रेरियन सी में इरिथ्रेरियन किसके लिए इस्तेमाल किया गया, तो लाल सागर के लिए इस्तेमाल किया गया है, ध्यान में रखिएगा। इसके साथ बताया कि भारी मात्रा में काली मिर्च, दाल, चीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में जहाज भेजते थे। यहाँ भारी मात्रा में सिक्के, पुखराज ये सब चीजें जा रहे हैं ना, इसका मतलब कहने का मतलब ये काम। तमिलनाडु के कोडून मनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों में से बनाए हुए मुंगो में उद्योग में पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटबंधी बंदरगाहों तक ये मतलब बताया गया है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेरियन में किस किस चीज का एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, उनके बारे में, है ना, क्लियर। सिक्के और राजा, व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया। चांदी और तांबे के सिक्के चले, जो पंचमार्क कॉइन चले, सबसे पहले डाले गए। ओके, ठीक है, चलिए क्लियर, तो कोई काम का नहीं यार। हाँ, यहाँ पे एक चीज है, सिक्के में हम लोग समझेंगे कि सबसे पहली बार स्वर्ण सिक्के चलाएंगे। सोने के सब सिक्के सबसे पहली बार कुषाण राजाओं के द्वारा चलाया गया। ओके, कुषाण राजाओं के द्वारा चलाया गया इस बात को दे। फर्स्ट गोल्ड कॉइन सबसे पहली बार किसे द्वारा चलाया गया, तो कुषाणों के द्वारा, है ना, कुषाणों के द्वारा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। ये पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के यौहिद कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए। अब एक सवाल आएगा, यौधेयाज किस एरिया में शासन करते थे? सवाल ऐसा आ सकता है ना, यहूदयाज बोलेगा, यहूदयाज डायनेस्टी बोल दे, यहूदयाज किंग्स बोल दे, और बोले इस वंश के बारे में तो हम लोग पढ़ा ही नहीं, इस वंश के बारे में तो लूसेंट में भी नहीं है ना, लूसेंट रट के बैठे हैं, और ये वर्ड मिलेगा ही नहीं। तो आप कहेगा ये तो टफ सवाल है, नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में यहूदया जो प्रथम शताब्दी में आपके एक तरह का गणराज्य था। आप समझो कि यहां लिखा गया है ना, एक तरह का रिपब्लिक है, ट्राइबल रिपब्लिक। आप समझिएगा बात को, यहूदया जो एक ट्राइबल रिपब्लिक था, जो पहली शताब्दी में शासन किया किन क्षेत्रों पे? पंजाब एंड हरियाणा। आप बात को समझिए कि कैसे सवाल आ सकते हैं ना। बहुत है कि इनके द्वारा बहुत सारे सिक्के, आपको हजारों सिक्के मिलते हैं, है ना। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इसके आरंभिक सिक्कों पर सोना अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर में व्यापार होता था। 6वीं शताब्दी में सोने के सिक्के का मिलने कम हो गए, क्योंकि संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया। इतिहासकारों में इसे मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आया। मतलब यही है कि सोने के सिक्के धीरे धीरे कम गए, ऐसा माना जाता है कि जो रोमन एम्पायर था वो कोलैप्स कर गया, वहां से व्यापार नहीं हो रहा था भारत में। तो 6th सेंचुरी मतलब 600 AD में हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, मूल बात है। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जा सकता है? अब देखिए आगे के तो वही चीजों काम का नहीं होगा। ये ब्राह्मणी लिपि है, इसको बारे में कोई मतलब है ना। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, ख्रोष्टी लिपि को कैसे लिखते हैं सबको पता है ना। तो ये मेरे हिसाब से कोई काम का नहीं है। चलते हैं, ठीक। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, अभिलेखों से हमें क्या मिलता है? राजा के बारे में जानकारी मिलता है। यहां पे जैसे कि लिखा गया है ना,
हाँ ये देखिए, ध्यान रखिएगा, राजन देवापिन प्रियदर्शी यह कहते हैं, तो वही अशोक क्या कहता है, अतीत के मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्थाएं की हैं। लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक सर्वोदय पहुंचाएं, चाहे मैं कहीं भी हूं, खाना खा रहा हूं, अनंतपुर में हूं, विश्राम कक्ष में हूं, गौशाला में हूं, पालकी में हूं, वाटिका में हूं, मैं लोग के विषयों पर निराकरण हर स्थल पर करूंगा। मतलब मैं कुछ भी करता हूं, मैं 24/7 डेडिकेटेड हूं अपनी प्रजा के लिए। और ये रिपोर्ट हमको कौन ला के देगा? प्रतिवेदक। कौन है? प्रतिवेदक। तो यहां पे एक सवाल आ गया, प्रतिवेदक। प्रतिवेदक इन मौर्यन एम्पायर क्या था बताइए? अब आया सवाल, प्रतिवेदक मौर्य एम्पायर में क्या था? जासूस था, स्पाई था, रिपोर्टर है, डेली रिपोर्ट करने वाला, आर्मी है, कलेक्टर है, टैक्स कलेक्ट करने वाला, कुछ भी आ सकता था। प्रतिवेदक क्या है? रिपोर्टर है ना, जो हर एक अफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की जो घटना, लोगों की जो रोजमर्रा की बातें हैं, प्रॉब्लम है, उनको पहुंचाने का काम करेगा राजा के पास, अशोक के पास, वो है प्रतिवेदक का। तो अशोका बोलता है कि देखिए हमारे आने से पहले ये अरेंजमेंट नहीं था, ये अरेंजमेंट नहीं था कि लोगों के बारे में कैसे जानकारी मिलेगा, लेकिन हमने किया, हमने प्रतिवेदक का नियुक्ति किया, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज, इस बात को समझिएगा, ठीक है। ओके, उसके बारे में अशोक का क्या है, ओके क्लियर है, ठीक है। चलिए, कोई काम का नहीं, आगे बढ़ते हैं ना। देखिए जो काम का चीज रहेगा उसको ही हम लोग समझेंगे ना भाई। अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए, लेकिन उनकी वेदना को परिचित करने वाला अभिलेख वहां नहीं मिलता, अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध जिस पर विजय प्राप्त की गई। इसका अर्थ क्या लगा कि राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा उस मुद्दे पर कुछ कह नहीं सका। देखिए अशोका के बारे में समझते हैं आप लोग, है ना। कलिंगा पर जब स्थापित करता है, उसके बाद धर्म अपना लेना, है ना, और बहुत शांति हो जाना, शांत हो जाना। तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग यहाँ पे लिखा कि जब देवानी प्रियदर्शी ने अपने शासन के 8वें वर्ष पूरे किए, जब वो 261 बीसी में जब आक्रमण किया, है ना, 269 बीसी में वो गद्दी पे बैठा, 261 बीसी में जब आक्रमण किया कलिंगा पर, उसके बाद 1.5 लाख लोग जनरली जो हैं वो निष्कासित हुए, 1 लाख लोग मारे गए और बहुत की मृत्यु भी हो गई, है ना। और कलिंग पे शासन स्थापित करने के बाद देवा पे धर्म के गहन अध्ययन, धर्म के स्नेह और धर्म के उपदेश में डूब गए। तो देखिए जनरली बात है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब उड़ीसा में इस तरह के अभिलेख नहीं मिले, है ना, ये बताया जा रहा है। ठीक है, कोई काम करने आगे चलते हैं। अभिलेख साक्ष्य सीमा, अभिलेख से भी हमें क्या, उनका भी एक लिमिटेशन है, अभिलेख से सब कुछ नहीं बता सकते हैं। आपको पता है अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की सीमा होती है, कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा भी होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिसके पढ़ पाना मुश्किल है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, है ना, साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिसके अक्षर लुप्त भी हो जाते हैं। ठीक है, ये तो कोई काम का नहीं है भाई जो, ठीक है, अभिलेख, हम लोग इतिहासकार नहीं बनना है ना। आगे चलते हैं, क्लियर है। अब ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें भाई ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स, डेट्स याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण डेट है, आपको याद रखना, ठीक है। चैप्टर हमारा ये खत्म हो चुका है और लगभग हम लोगों ने कितना देर किया, देखिए 1 घंटा 15 मिनट में हम लोगों ने चैप्टर को कवर किया और साथ ही साथ नोट्स भी बनाया ना। साथ साथ हम लोगों ने ये भी कवर किया कौन सवाल बन सकते हैं, कैसे सवाल बन सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा ये, 1 घंटा में एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं, लगभग 6 चैप्टर है हमारा थीम 1 में, 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर खत्म हो जाएगा 5-3 में, मतलब 5 घंटे में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये कुछ डेट है, महत्वपूर्ण डेट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें भी पूछ सकता है। 1784 में तो एस्थेटिक्स सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना सबको पता है। 1837-38 में जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा, सबको पता, ये भी है। ठीक है, ये बुक है डीसी सरकार ने लिखा था, डीसी सरकार का बुक है इंडियन इपिग्राफिक एंड इंडियन इपिग्राफिकल ग्लोसरी, है ना। ये बुक 1965-66 में डीसी सरकार के द्वारा लिखा गया। सवाल पूछ सकता है ये बुक किसने लिखा, ठीक है। अब आएंगे, देखिए किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटी। जनरली हम लोग पढ़ेंगे समाज के बारे में, कैसे समाज थे, है ना।
600 ईसा पूर्व से लेके मतलब महाजन पद से लेके लगभग हर्षवर्धन तक पढ़ने वाले हैं समाज के बारे में। तो क्लास 12 है, क्लास 12 है तो हम लोग वैसे नहीं पढ़ेंगे बस शोक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में लूसेंट उसके लिए लूसेंट पढ़ लीजिए, उसके लिए घटना पढ़ लीजिए, उसके लिए जो भी आपके पास बुक है पढ़ लीजिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ेंगे तो अलग तरीके से पढ़ेंगे, है ना। तो आरंभिक समाज हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा, क्या पढ़ा? आर्थिक और राजनीतिक जीवन। हम अब पढ़ेंगे कि किस तरह से समाज था, है ना। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि कैसे वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, लोगों का जीवन शैली बदला, है ना। संपत्ति किसी लोग के पास ज्यादा है, कुछ बड़े किसान है, कुछ छोटे किसान है। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते हैं, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते हैं, कभी कभी समाज में विभिन्न रिवाजों पर भी टिप्पणी करते हैं। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ किसी समुदाय के विशेष दृष्टिकोण से लिखा जाता है। अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा और किनके लिए लिखा गया। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना जरूरी है। तो यही हमारा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे बताया जा रहा है कि हम लोग महाभारत के बारे में समझते हैं, जो लगभग 1 लाख उसमें कुछ लगभग 1 लाख प्लस 1 लाख लगभग उसमें आपको श्लोक देखने को मिलते हैं, जिसमें अलग अलग परिस्थितियों के बारे में, सामाजिक श्रेणियों के बारे में देखने को मिलता है ना। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 1000 वर्ष तक होती रही। इसमें कुछ कथाएं पहले से थी, कुछ बाद में, या कुछ दो परिवारों के बीच में आप देख सकते हैं, पांडव और कौरव के बीच में देखने को मिलता है ना। तो आप समझेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे, ठीक है। महाभारत का संरचनात्मक संस्करण, भाई महाभारत के बारे में पढ़ना है ना, समझेंगे, ठीक है। महाभारत के बारे में पूरा तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन समझेंगे, ठीक होगा, है ना। अब देखिए, जो महत्वपूर्ण काम का चीज है उसको हम अंडरलाइन करेंगे, बाकी खत्म। 1919 में प्रसिद्ध विद्वान B.A. सुधांकर ने स्टार्ट किया महाभारत को कंपाइल करना। महाभारत की कहानी पहले से चली आ रही है, कोई डेडिकेटेड बुक नहीं है, अलग अलग दुनिया भर के श्लोक हैं अलग अलग छोटे छोटे बुक्स में, लेकिन एकदम एग्जैक्टली महाभारत के लिए कोई बुक नहीं था। तो 1919 में जो विद्वान है उनका नाम B.A. सुधांकर, उसने स्टार्ट किया। उसमें बहुत अलग अलग लोग भी शामिल हुए, उनकी लिपियों को इकट्ठित किया, अलग अलग लिपियां लाए, विभिन्न विभिन्न लिपियों में जो लिखा गया, जो पांडुलिपियां थी या जो भी चीजें थी, है ना, उसको एक साथ लाके कंपाइल करने का काम किया। बहुत बड़ा काम था। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपि में पाए गए जाने वाले श्लोकों की तुलना करना। अब देखिए क्या है कि अलग अलग जब भाषा में अलग अलग जब लिपि मिला, अलग अलग जब पांडुलिपि मिला, सब में अलग अलग चीजों का वर्णन था, है ना, उसके बारे में बताया। पहली बार जब प्रकाशन किया ना, लगभग 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 ईयर लगा। इस प्रक्रिया में 2 बातें हुई कि पहले संस्कृत के कई पाठों में अनेक अंशों में समानता थी। इस बात से स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता देखने में आई। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर के आए। इन प्रभेदों का संग्रह मुख्य पाठ की टिप्पणियां है, मतलब लगभग 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का मतलब चले हटाइए, कोई काम का नहीं है, ठीक है। जो काम का होगा उनको पढ़ेंगे, जो काम का नहीं उनको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये चीजें क्लास 12 के पढ़ रहे हैं ना, क्लास 12 पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत धीरे से पढ़ना पड़ता है ना। अब इसमें यह है कि जो कैसे कैसे महाभारत का संकलन हुआ है ना, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम परेशानियां आई है ना, उसमें किस तरह से चीजें वेरिएशंस आए उनके बारे में पढ़ना है, ओके, जनरली। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कोई काम का नहीं, जहां पे रहेगा कोई शब्द ऐसा तो उठाने लायक, ऐसा नहीं कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं कि इसमें 4 लाइन उठा लिए, एक में नो यस कर दिए, ये सवाल एनसीईआरटी का ये आएगा, ऐसा नहीं। जो एग्जामिनर की तरह सोचना है कि जो सवाल बनने लायक है, नहीं हमको लगता है बनने लायक है, इस तरह के सवाल आए हैं एग्जाम में, फालतू चीज मैंने बताऊंगा। मैं पूरा 6 चैप्टर है ना, 5 चैप्टर है थीम 1 में, पूरा 50 से 70 या 60-70 सवाल, पूरा चैप्टर खत्म, अच्छे तरीके से खत्म कर दीजिएगा। मतलब कहीं से भी सवाल उठाकर देगा ना आपको, तो आप अच्छे तरीके से बना दीजिएगा, समझ रहे बात को। देखिए किंगशिप एंड मैरिज, अब देखिए
अलग तरह के शादियों का जो प्रथा था उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। ओ भाई क्या हो गया, क्या हो गया ये, चलिए कुछ ज्यादा ही छोटा हो जाए यार। ठीक है, देखिए परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द, संस्कृत में कुल शब्द इस्तेमाल हुआ है फैमिली के लिए, और जाति शब्द इस्तेमाल हुआ है अपना मतलब बंधुता के लिए, है ना, बड़े समूह के लिए, मतलब जाति, हाँ बड़े समूह के लिए। और वंश शब्द इस्तेमाल हुआ है किसके लिए, पूर्वज मतलब वंश के लिए, है ना। वंशा, वंशा शब्द इस्तेमाल हुआ है किसके लिए, पूर्वज के लिए, है ना। अब ध्यान रखिएगा, तो क्या क्या हुआ, कुल, कुला परिवार के लिए, फैमिली के लिए, है ना। जाति, यहां पे इंग्लिश में क्या, जाति, जनाति, जाति बोल सकते हैं। इसका इस्तेमाल हुआ समूह के लिए, बड़े समूह के लिए, मतलब नेटवर्क ऑफ किंग फॉल, नेटवर्क ऑफ किंग फॉल, एक परिवार के लोगों का समूह के लिए इस्तेमाल हुआ जाति, है ना। और एक शब्द हुआ वंश या वंश बोल सकते हैं ना, वंश, वंश सबको पता है पूर्वजों के लिए, एंसेस्टरों के लिए, है ना, लीनियज के लिए, किसके लिए, लीनियज के लिए। ये ध्यान रखिएगा, मिलाने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता, चलिए ठीक है, कोई काम का नहीं है। ये कह रहा है जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया, एक स्तर पर महाभारत इसी कहानी है। यह बांधवों के दो दल, है ना, बांधव तो वही आपका क्या हुआ, जाति मीन्स दो, है ना, दो दल है। क्या क्या दो दल है भाई आपका, तो एक तो कौरव है, एक पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुआ। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे। वंश दोनों का एक है, दोनों का वंश क्या, कुरु, है ना, कुरु है। दोनों का परिवार अलग अलग होता है। दोनों ही दल कुरु वंश से, जिनका एक जनपद पर शासन था। यह संघर्ष युद्ध में परिणत हुआ, जिसे पांडव विजयी हुए। इसके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना पहले से मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को सुदृढ़ किया। मतलब चले हटाइए, कोई काम का नहीं यार, देखिए जो जरूरी होगा ना उसको पढ़ना है, कोई फालतू का ज्ञान लेने से मतलब नहीं है ना। ठीक है, चलिए, नहीं यहां पे कोई मतलब नहीं है। चलिए, ऐसे कोई काम का है नहीं यार। ये क्या, उत्तम पुत्रों का फाइन सन, ऋग्वेदा का एक मंत्र है जिसमें लगभग उसको 1000 BC में डाला गया है। और इसमें एक पुजारी है, मंत्र पुरोहित पढ़ता है। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। क्या है मंत्र भाई, थोड़ा समझ लेते हैं। मैं इसे यहां से मुक्त करता हूं, किंतु वहां से नहीं। मैं इसे वहां मजबूती से स्थापित किया जिससे इंद्र के अनुग्रह से उसके उत्तम पुत्र हो, पति के प्रेम का सौभाग्य से प्राप्त हो। इंद्र सौर युद्ध वर्षा के एक प्रमुख देवता थे, जहां और वहां से तात्पर्य पिता और पति के गृह से। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, मतलब एक स्त्री का कैसे मतलब पिता के पास है, फिर उसको वहां पति के पास जाना है ना, और उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इंद्र के बारे में क्या लिखा गया, देखिए इंद्र के बारे में। इंद्र किसके हैं, गॉड ऑफ वेलर, वारफेयर एंड द रेन, है ना। रेन तो सबको पता है। युद्ध का भी पुरंदर बोलते हैं ना, तो युद्ध का हो गया। और गॉड ऑफ बहादुरी के लिए वेलर, इंद्र के बारे में, है ना। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर पेज में क्या है, हाँ ये है, यह उदाहरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन से है और कौरव पांडव के बीच संघर्ष का चित्रण करता। आदि पर्वन जो प्रथम अध्याय है महाभारत का, उसका नाम है आदि पर्वन, और उससे स्टेक लिया गया है। कौरव पांडव के बीच में जो लड़ाई हो उसके बारे में बताया गया है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधव जन थे। पांडव क्या, धृतराष्ट्र के पुत्र कौन हुए, कौरव, और पांडव क्या वो उन्हीं के फैमिली के हो गए, है ना। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन था, अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए थे। अब एक धृतराष्ट्र जो था उनके, वो थोड़ा अंधा थे, और जब अंधा थे तो उनके जो छोटे भाई है पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन, किंतु पांडु की आकस्मिक मृत्यु के बाद
धृतराष्ट्र राजा बने क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। पांडु के जितने पुत्र थे सब छोटे छोटे थे, तो उसके बाद राजा कौन बनेगा? जो धृतराष्ट्र के अंधे थे वो बने, है ना। जैसे से राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। ओके, इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। कौरव के जो सबसे बड़े थे दुर्योधन, उसको अच्छा नहीं लगा कि सब लोग पांडव को क्यों चाह रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो अपने पिता के पास गया, है ना, वो अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था। ठीक है, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यह पांडु से विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर पौत्र इसके पैतृक संपत्ति के अधिकारी। मीन्स जनरली ये हुआ कि जब वो गए, है ना, वो अपने पिता के पास गए और बोले कि देखिए ऐसा बात है कि हे भूपति, ठीक है राजा, अपूर्णता के कारण आपको तो चले ठीक है, आपको तो मिल गया बैठने के लिए। अपूर्णता के कारण आप उतना सक्षम नहीं थे, फिर आप अंधे हैं, है ना, फिर भी आपको बैठने का अधिकार मिल गया। हालांकि यदि पांडव विरासत में पांडवों को मिल जाएगा, जब पांडव बड़े हो चुके हैं, उसके बाद उसके पेटे, उसके पौता, ये सब बैठेंगे, तो हम क्या, हम तो बेदखल हो जाएंगे ना, हम तो बेदखल हो जाएंगे ना। तो इस तरह के उदाहरण सत्य नहीं भी हो तो भी इस बात का अनुमान कराते हैं कि जिन लोगों के ग्रंथ लिखा होगा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ मत ये हुआ। चलिए ठीक है, क्लियर, चलिए समझिए। तो ये हमें आदि पर्व में हमें दोनों के बीच में उल्लेख मिलता है, संघर्षों का उल्लेख आदि पर्व में मिलता है। रूल्स ऑफ मैरिज, है ना, विवाह के नियम। जहां पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहां इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। ठीक है, ये ठीक है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अंतर्विवाह, वैवाहिक संबंध समूह के मध्य हो, अपने एक कास्ट मतलब अपने कास्ट के बीच में हो तो अंतर्विवाह, अलग गोत्र में हो तो बहिर्विवाह, बहुत सारे पत्नियां रखना हो तो बहुपत्नी, और बहुत सारा पति रखना हो तो बहुपति, है ना, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, एक्सोगैमी, एंडोगैमी, है ना, ये टाइप ऑफ मैरिज है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ये मनुस्मृति के बारे में है ना। मनुस्मृति से पहली, चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उदाहरण है। ठीक है, देखिए मनुस्मृति में जो पहला विवाह है, कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर वेदज्ञ वर्ग को ज्ञान दिया जाता है, जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया। पहला विवाह क्या है? जो जब कन्या का पिता है वो खुद वर को बुलाएंगे और उसको दान में देंगे, इन सारी। ठीक है, सेकंड है चौथा जो शादी है, जो विवाह का जो पद्धति है वो है पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वो वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है ना, ये दोनों को। पांचवी जो है, वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों को स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। ठीक है, ये जो फिफ्थ है, जब क्या कह रहा है कि जो ब्राइड ग्रूम्स है ना, जो ब्राइड ग्रूम्स है, जो दूल्हा है, ये जो वर है, उसको वधु कब मिलेगा, है ना, जब वो बहुत सारा धन जो है अफोर्ड कर पाएगा, है ना। ठीक है, ब्राइड को देगा। ठीक है, तो ये हुआ, ये पांचवा जो है इस तरह का है। ठीक है, धन इकट्ठा करने वाला। छठा जो है, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग होना, ये है। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं। गोत्र ऑफ वुमेन्स, गोत्र ऑफ वुमेन्स है विमेन, इसमें क्या है, सेम गोत्र के जो है वो कुड नॉट मैरी, एक गोत्र के लोग होंगे वो शादी नहीं करेंगे आपस में, है ना। कोई काम का नहीं है यार, ठीक है, कोई काम का नहीं, चलिए कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये कुछ है सातवाहन के जो राजा थे वो अपने साथ लगाते थे, जो मतलब है ना माता का नाम या जो भी स्त्री चीजें है ना, राजा गौतमी पुत्र श्री शातकानी, राजा वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, है ना, गौतमी पुत्र सतकर्णी है। तो ये सारे जो उल्लेख किए गए हैं उसके बारे में बताया गया है, कोई मतलब नहीं है भाई। हाँ, बृहद अरण्यक उपनिषद में एक ऐसा उपनिषद है जिसमें आचार्य और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है। आचार्य मींस एक टीचर, उसके जो स्टूडेंट है उनके एकदम मतलब पूरा पीढ़ी लिस्ट है ना, आचार्य हो उसके बेटे, फिर आचार्य हो उसके बेटे, फिर उसके जो स्टूडेंट है उसके बेटे पढ़ते गए। तो ये पूरा जो लिस्ट मिलता है वो बृहद
उपनिषद में मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उपनिषद में मातृ नाम, ये भी बोल सकता है, उपनिषद में मातृ नाम है ना, आचार्य और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची है ना, आचार्य और शिष्यों को उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची जो कि उनके मातृ नाम से निर्दिष्ट किया गया, उनके माता के नाम से कनेक्टेड है, ये आपको बृहदक उपनिषद में देखने को मिलता है। क्लियर है? सवाल आ सकता है। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा मानते थे है ना, मतलब बहुत सारा पत्नियां रखना था उनको। क्लियर है? क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? देखिए, महाभारत में एक उल्लेख है जिसमें माता जो माँ है उसका एक एडवाइस है दिया जा रहा है ना। महाभारत में जो कौरव और पांडव के बीच में जो युद्ध हुआ था है ना, गंधारी मेड वन, मतलब गंधारी ने अपने बेटे दुर्योधन से है ना, दुर्योधन मीन्स की वो कौरव है ना, कौरवों से एक विनती किया, बड़ा था दुर्योधन, शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरा तथा अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वो अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले आते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जी सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म न अर्थ की प्राप्ति होती है, न ही प्रसन्नता है ना। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं है। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। मतलब हालांकि दुर्योधन ने मां की सलाह नहीं मानी और युद्ध लड़ा, हार भी गया। ठीक है, जाहिर सी बात है, इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, सामाजिक विषमताएं, सोशल डिफरेंसेस है ना। संभवतः जाति सबसे परिचित होते हैं कि एक स्वप्नात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। ठीक है, शूद्रों और जनरली इसमें अनटचेबल्स के बारे में, शूद्रों के बारे में है ना। कोई काम का है तो ठीक है, नहीं तो चलेंगे हम लोग आगे। शूद्रों को बताया गया कि 3 उच्च जो वर्ण है ना उसका सेवा करना ही था है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आदि पर्वन जो फर्स्ट अध्याय था महाभारत का, उसका एक और है। द्रोणा एक ब्राह्मण है जिसने कुरु के एक ब्राह्मण द्रोण एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास एक कुरु वंश के राजकुमारों के धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे। एकलव्य नामक वनवासी निषाद आया। जो वनों में रहने वालों को निषाद बोला गया है ना, बोला गया फॉरेस्ट डेवलपर्स को निषाद बोला गया। ये पहले भी सवाल बीपीएससी में आ चुका है ना। फॉरेस्ट डेवलपर्स को निषाद बोला गया, हंटिंग कम्युनिटी था, तो उसका नाम था एकलव्य। उसने आया कुरु के जो राजा को, कुरु के जो मतलब कहने का मतलब हुआ, जो कुरु के जो राजकुमारों को सिखाते थे धनुष चलाना, उनका नाम था द्रोण। उनके पास आया, बोला कि हमें ज्ञान दीजिए है ना। लेकिन द्रोण जो धर्म समझते थे उसने शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी का प्रतिमा बनाया, गुरु मान के स्वयं तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। तीर चलाने में सिद्धत हो गया। राजकुमार कुत्ते के साथ जंगल में, तो वो खाने को पता है कुत्ता भौंक रहा था, कुत्ता के मुंह में तीर मार दिया, फिर अंगुली मांग लिया। चलिए चलो, काम का नहीं। ठीक है, नन क्षत्रिय किंग, नन क्षत्रिय किंग के बारे में है जो जनरली, ठीक है, देखते हैं कुछ है यहाँ पे काम का चीज। तो देखिए, शुंग एंड कण्व द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द मौर्य वे ब्राह्मण है ना। देखिए, शुंग और कण्व जो है वो ब्राह्मण थे। पहले पता आपको होना चाहिए, ब्राह्मण है ना, पुष्मित्र शुंग है ना, फिर कण्व जो है वो सारे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मण थे है ना। इनफैक्ट पॉलिटिकल पावर वाज इफेक्टिवली ओपन टू एनीवन हु कुड मास्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। मतलब पॉलिटिकल पावर किसी का बस में नहीं था, कोई भी बन सकता था राजा, ऐसा है बताया गया है। अन्य शासकों में जैसे शक को मध्य एशिया से भारत आए ब्राह्मण मलेच्छ बर्बर अथवा जनदेश से मानते थे, किंतु संस्कृत से के संभवतः अवलंबिक के प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदमन द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृति परिपाटी से अवगत थे। जनरली देखिए, ध्यान रखिएगा, जो मलेच्छ शब्द इस्तेमाल किया गया, जनरली मलेच्छ शब्द वो जो नन संस्कृत बोलने वाले थे ना, सॉरी यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है, आगे बढ़ते। ठीक है, पहले आगे बढ़ते, आगे होगा शायद। हाँ, मलेच्छ बोला गया, मलेच्छ बोला गया है जनरली। यहाँ पे तो लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा था शायद। हाँ, तो ब्राह्मणों के अलावा जो शासक हुए हैं ना, जो संस्कृत शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे,
उनको मलेच्छ बोला गया है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रुद्रदमन का नाम आता है, लेकिन रुद्रदमन जो है वो भाई देखिए गिरनार अभिलेख है ना, जो कि संस्कृत में लिखा गया, तो इससे पता चलता है कि नहीं उन लोग भी सांस्कृतिक ट्रेडिशन से संबंधित, मतलब संस्कृत उनको आता था, ठीक है। उसके बाद क्या, सतवाहन का गौतम पुत्र सतकर्णी है, जो अपने को यूनिक ब्रह्मा माना, एक्का ब्रह्मा माना और क्षत्रियों का नाशक। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा शासक जो है ना, जो एका ब्रह्मा को उपाधि लिया है ना, एका ब्रह्मा को उपाधि लिया या आदित्य ब्रह्मा को उपाधि लिया और क्षत्रियों का नाशक का उपाधि लिया, और वो है आपका गौतम पुत्र सतकर्णी। ये एग्जाम में आया भी है और आएगा भी, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, जातीय सोशल मोबिलिटीज है। जातियों के बारे में बताया गया, 4 वर्ण है, उसके बाद कुछ जातियां हैं, जैसे कि बताया गया कि कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो जंगल में रहते हैं, उनको निषाद बोला गया है। पहले सवाल में आ चुका, जंगलों में रहने वालों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है, निषाद, फॉरेस्ट डेवलपर्स, तो निषाद ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, ठीक है, इसमें यही है जिसे हमें समझना चाहिए। कोई काम का है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, चलेगा आगे, ठीक है। वानिकों की स्थिति, संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयुक्त किया गया है। संस्कृत में जो इस्तेमाल हुआ मर्चेंट के लिए शब्द है वणिक, है ना, वणिक। देखिए भाई, वणिक शब्द जब आपके दिमाग में आएगा तो आप फॉरेस्ट मार दीजिएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इस्तेमाल हुआ है मर्चेंट के लिए। मर्चेंट मतलब व्यापारी के लिए। संस्कृत में व्यापारियों के लिए प्रयुक्त शब्द को वणिक बोला गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया जाता है, अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थितियां देखने को मिलती है। जैसे सुदरक के नाटक मृच्छकंटिकम में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया। 5वीं शताब्दी की अभिलेख में 2 भाइयों क्षत्रिय वणिक कहा गया, जिन्हें एक मंदिर निर्माण के लिए धन गया। देखिए ध्यान रखिएगा, समझिएगा बात को। मृच्छकटिकम यहाँ पे आया है, जो सुदरक द्वारा लिखा गया है, नाटक है, उसमें चारुदत्त है। किसके बारे में? चारुदत्त, हीरो चारुदत्त। बोले चारुदत्त नायक के बारे में किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो सुदरक द्वारा रचित मृच्छकटिक में, ठीक है, मृच्छकटिक में। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, अब चीज को समझिएगा कि वणिक शब्द यहां पे आपको याद रखना है फॉर द मर्चेंट, कभी भी नहीं भुलाना, ठीक है। एक इंस्क्रिप्शन है संस्कृत में, जिसमें लिखा गया है, कुछ लोगों को संस्कृत से अत्यंत प्रेम है, जो कानों को प्रिय होता है, अन्य को गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों का, इन तरह अनेक कथाओं का परिचित है। अरे चल ठीक है, कोई काम का नहीं है। 4 वर्णों से परे एकीकरण, 4 वर्ण का इंटीग्रेशन के बारे में बताया है। उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मण विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उनमें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया गया है। ऐसे उदाहरण पे वन प्रांतर में बसने वाले लोग, जिनके लिए शिकार, कंदमूल संग्रह करना है। तो निषाद वर्ग के बारे में बताया, जैसे मैंने बोला कि जो फॉरेस्ट डेवलपर्स है ना, यायावर पशुपालक के समुदायों को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों को सच में रूप नहीं डाला जाता। यदा कदा वही में कि अलग अलग जो लोग हैं, जो कुछ जो जंगल में रह रहे हैं, कुछ पैस्टोरलिस्ट हैं, मतलब चरवाहे कर रहे हैं ना, एक जगह दूसरे भटक रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अलग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उनको मलेच्छ बोला गया, जैसे मैंने पहले बताया है ना, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आदि पर्वन का एक और कहानी है। पांडव जब जंगल में गए, थक गए, सो गए, है ना, केवल द्वितीय पांडव भीम जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध था, रखवाली करते रहे। एक नरभक्षी राजा को पांडवों की मानुषगण से विचित किया। उसने अपनी बहन हिडिंबा को पकड़ कर लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई। एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया, जिन्होंने स्वीकार किया था। इस बीच राक्षस वहां आ गया, उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया, उसका वध किया। सो सुनकर पांडव जाके हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया। भीम के प्रति प्रेम तो गया। वहां कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र, बांधव और अपने धर्म को परित्याग कर दिया है और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया। चाहे आप मुझे मूर्ख समझे अथवा अपनी समवर्ती दासी, लेकिन मुझे साथ ले चले। आपका पुत्र मेरा पति हो। अत्यंत युधिष्ठिर सत पर विवाह के लिए तैयार हो गया कि
भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। यह दंपति दिन भर सभी लोगों को सैर करते हैं। समय आने पर हिडिंबा एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम घटोत्कच रखा गया। तत्पश्चात मां और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने प्रण के जब भी पांडवों को जरूरत पड़ेगी वो उपस्थित होगा। कुछ इतिहासकारों मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता जिनका आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न था जिनका चिंतन ब्राह्मणी ग्रंथों में हुआ था। हालांकि राक्षस अलग शब्द इस्तेमाल किया कि राक्षस, जरूरी नहीं कि राक्षस होगा तो उसके मतलब अथाह शक्ति होगा, मोटा होगा, हैवी होगा, दांत निकले होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जिन ब्राह्मणी ग्रंथों में जिसका उल्लेख नहीं है उनको राक्षस बोला गया। तो ये हिडिंबा और घटोत्कच के बारे में कहानी है। सब आदि पर्वों, सब कहानी आदि पर्वों का मिला, ठीक है। चार वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष, मतलब चार वर्ण के अलावा और जो वर्ण है उसके बीच में क्या संघर्ष है, क्या सुपरमेशी, उनके बारे में समझेंगे, जो है जरूरी। मनुस्मृति में चंडालों के बारे में है। चंडाल का क्या काम है ना, फेंके बर्तन का इस्तेमाल करना, वस्त्र लोहे के वस्त्र था, लोहे का आभूषण पहनना, लोगों का वस्त्र, जो मरे हुए लोगों का वस्त्र है, आभूषण पहनना, ठीक है, यही सब है। देखिए फायान जब आया था, फायान है ना, फायान जब आया था उसने बताया था कि अनटचेबल्स के बारे में। जब वो गली से गुजरते थे तो वो क्लैप करते कि लोगों को पता चल रहा है कि अछूत आ रहा है तो लोग उससे दूरी बना ले, डंडा पीटते रहते थे। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलता है। हेनसांग के बारे, हेनसांग ने बताया कि जो स्कैवेंजर्स थे वो शहर से बाहर रहते थे, है ना, हेनसांग ने इसका वर्णन किया है। ओके, कुछ ऐसे नॉन ब्राह्मणिकल ग्रंथ है जिसमें चंडाल के बारे में बताया गया कैसा उनका जीवन था, है ना, उनका जीवन किस तरह से था। बोधिसत्व के चंडाल के रूप में, बोधिसत्ता एक चंडाला क्या चंडालों ने अपने आप को समाज के सबसे नीचे श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया? यह कहानी पढ़िए जो पाली में लिखी मातंग जातक से ली गई। एक हमने पढ़ा था गणितेंदु जातक, अब यहाँ पर एक मातंग जातक है। मातंग जातक में बोधिसत्व एक का कहानी है ना, चंडाल के रूप में, है ना। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम मातंग था। एक दिन में किसी कार्य से नगर में गए, वहां उनकी मुलाकात दीथ मांगनी नामक एक व्यापार की पुत्री से हुई। उन्हें देखकर वो चिल्लाए, मैंने कुछ अशुभ देख लिया। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उससे क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई की, है ना। एक स्त्री है, जनरली आप बताया जा रहा है कि एक स्त्री है जो मालिक नामक एक व्यापारी की पुत्री थी। जब उस व्यापारी की पुत्री ने मातंग को देख लिया तो बोला हम अछूत को देख लिया, मेरा आंख धोया। अभी मातंग को लोगों ने पीटा। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए, है ना। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दीत को उन्हें सौंप दिया। दीत उपवास से छीन हुए मातंग से लेकर चंडाल बस्ती में आ गई, है ना। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दीत से विवाह कर लिया। मांडव्य कुमार नामक उनका पुत्र हुआ। बड़े होने पर उनके 3 वेदों का अध्ययन किया तथा प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों का भोजन कराता था। देखिए ध्यान रखिएगा, ओके ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कहानी है चंडाल के बारे में, ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है। एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा मिट्टी का बिछा प्रातः हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्हें भोजन मांगा। मांडक्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं अतः भिक्षा के योग नहीं है, भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्भ वह अज्ञानी है और वे भेंट के पात्र नहीं है। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त है वे भेंट के योग्य है। मांडक्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। जब दीत मांगली को इस प्रसंग के बारे में पता चलता है तो वह माफी मांगने के लिए, मतलब ये कहानी है ना, कोई कहानी रहता। हाँ, ये सवाल आ सकता है कि बोधिसत्व के बारे में किस जातक में मिलता है, तो मातंग जातक, ठीक है। हमें उतना कहानी नहीं ध्यान है, बस थोड़ा ध्यान में रखना। अगर कुछ जरूरत चाहिए रहता तो हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, बाकी कोई काम करनी तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, क्या है इसमें, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान है, यहाँ पे एक सवाल है उसको समझेंगे, ठीक है। कोई नहीं, हम लोग खत्म कर देंगे इस चैप्टर को जल्दी। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। अब हम महाभारत के महत्वपूर्ण परिष्करण पर विचार करेंगे। द्रौपदी प्रश्न, ऐसा माना था द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया
कि वह उसे दांव पर लगाने के पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में दो भिन्न मतों। प्रथम तो यह कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं है, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है ना। दूसरा यह है कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता, है ना। ओके, इन मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला, अतः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। ठीक है, हम समझेंगे बात को। अगर हम महाभारत में एक महत्वपूर्ण प्रकरण का विचार करेंगे, कौरव और पांडव के बीच लंबे समय चली आ रही प्रतिस्पर्धा में फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्रुत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दे जाने के कारण इस दूत में स्वर्ण हस्ती रथ दास सेना को सब हारता चला गया, है ना। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगाया और उसे हार गए। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में उठाए गए। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा होता है, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी होता है। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती। मीन जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो पैतृक प्रॉपर्टीज है, उसमें स्त्रियों का कोई भी हक नहीं है ना। इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था, इसे स्त्री धन कहा जाता था। स्त्री धन उन्होंने पहले ही बताया, और स्त्री धन ये है कि जो उनके शादी के समय जो गिफ्ट मिलते थे वो स्त्री धन है ना। दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन। यहाँ पे लिखा इस संपत्ति को उनकी संतान प्राप्त कर, अगर अब स्त्री को धन मिला है संपत्ति के रूप में, तो जब उनका शादी हुआ तो उनको गिफ्ट के रूप में एक जमीन का टुकड़ा मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो उस टुकड़े पर उसका हक उसके बेटे का होगा, उसके बाद में उसकी वंशावली पे, है ना। ठीक है, ओके। पर और उसके उनके पति का कोई अधिकार नहीं हो। देखिए यहाँ पे ये लिखा गया, जो महिलाओं को जो गिफ्ट में मिला, उस गिफ्ट में उस गिफ्ट पे उसका बेटा का अधिकार होगा बाद में, बट उसके पति का अधिकार नहीं होगा। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति के आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध, तो ये भी देखिए मनुस्मृति में भी लिखा गया है कि स्त्रियां जो है खुद से धन संचय नहीं कर सकते बिना पति के परमिशन के। ओके, कुछ हमने वाकटक में कुछ ऐसे, जैसे पार्वती गुप्ता के बारे में हमने पढ़ा है ना, कैसे कि वो उनको किस तरह से मतलब स्वामी थी, बहु स्वामी उनको बोला गया है ना। समझिएगा बात को। ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं। स्त्री और पुरुष किस तरह से धन संपत्ति मतलब कहने का अर्जित कर सकते थे, उनके बारे में बता रहा है कि पुरुषों के लिए 7 तरह से वो कर सकते। एक तो विरासत उनको मिल गया, है ना, जो उनके फादर के पास था वो पुरुष को मिल जाएगा। खोज के लेगा, खरीद ले सकता है ना, जीत सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, काम के द्वारा ले सकता है, ठीक है, तो या उनको गिफ्ट के रूप में। तो 7 तरीके से पुरुष, मनुस्मृति के अनुसार 7 तरीके से पुरुष के पास संपत्ति आ सकती थी, है ना। कैसे कैसे? जीत लिया, है ना, गिफ्ट में मिल गया, खुद खरीदा, इन्वेस्टमेंट से लिया, उसको विरासत में मिला, है ना। 7 तरीके हो गए। ओके, फिर उसके बाद है स्त्रियों के पास 6 तरीके हैं। वैवाहिक अग्नि के सामने तथा बधुगमन के समय मिली भेंट, मतलब भेंट में जो मिल गया, स्नेह के प्रतीक रूप में तथा भ्राता माता के द्वारा उपहार, फिर गिफ्ट, सब गिफ्ट है ना। इसके अतिरिक्त प्रवर्ती काल में मिली भेंट था, उससे सब कुछ जो अनुरागी प्रतीक से उसे प्राप्त हो। जनरली ये है कि जो भी गिफ्ट के रूप में मिला है ना, उनको जनरली मिलना है। एक तो जब वो फेरा लगा रही तब उनको मिला, है ना। उसके बाद उनको जो माता पिता भाई फादर से जो मिला, है ना, इन सारी चीजें, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। वर्ण और संपत्ति के अधिकार, वर्ण के अकॉर्डिंग बताया जा रहा, ब्राह्मण क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति थे, ये सारे हैं, कोई काम का नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए वेल्दी, एक शूद्र है, शूद्र के बारे में, और वो अमीर है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि ब्राह्मण क्षत्रिय अमीर, लेकिन यहाँ पे एक शूद्र है जो अमीर है, वो अवंती पुत्र। देखिए अवंती पुत्र के बारे में चर्चा मिलता है मंजिमा निकाय। मंजिमा निकाय एक पाली ग्रंथ, पाली भाषा में लिखा हुआ बुद्धिस्ट ग्रंथ है, और मंजिमा निकाय में हमें देखने को मिलता है एक अवंती पुत्र का बारे में, जो बुद्धा का जनरली, ठीक है, एक राजा है उसका नाम है अवंती पुत्र, और एक बुद्धा का शिष्य है उसका नाम है कच्छना। उसके बारे में ध्यान है। अवंती पुत्र ने कच्छना से बोला कि हाँ,
अवंतीपुत्र ने कच्छप से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य जातियां निम्न कोटि के, ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियां काली है, केवल ब्राह्मण पवित्र है, अन्य नहीं, ब्राह्मण का ब्रह्मा पुत्र है, ब्रह्मा के मुख से है, उनकी रचित ही ब्रह्मा के वंशज है। कंचन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उनसे विनती स्वर में बात करता, तो अगर बोला कि अगर शूद्र धनी होता तो क्या जैसे एक ब्राह्मण या क्षत्रिय से लोग बात करते हैं, इज्जत देते हैं, क्या शूद्र को इज्जत मिलता, उसके बारे में बताया जा रहा। अवंती पुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा, यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती है, वह दूसरे शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले उठे या उसके बाद विश्राम करे, उसकी आज्ञा का पालन करे, बिनती वचन बोले, मतलब वही नौकर रख सकता है ऐसे सर्वेंट के रूप में, वो बताया जा रहा। अथवा क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आगे का ही सेवक बना सकता था। कंचन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अवंती पुत्र ने यह स्वीकार किया, इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं। तो अवंती पुत्र और कच्छप के बारे में जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलता है? वो मंजिमा का निकाय। ये सवाल आ सकता है और सवाल ये कहानी नहीं आएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति के भागीदारी है ना, ये समाज को बात को समझेंगे, संपत्ति के भागीदारी। कोई है काम का चीज नहीं है भाई, ठीक है। पुअर जेंडर स्टिफ इन कंपोजिशन ऑफ पुराणरू वन ऑफ तमिल संघ लिटरेचर्स। पुनारुरु एक तमिल संगीत तमिल संगम साहित्य है, ठीक है, पुनारुरु, ये ध्यान रखिए अब, ठीक है। कोई काम का नहीं है भाई, ओके, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। हम चलते हैं आगे। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। बौद्ध ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की, साथ ही समाज में फैले अंतर विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्कारों की आवश्यकता उस पर अपने दृष्टिकोण सामने। सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो ये बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे, वनस्पति जगत से अविकसित थे, सभी जीव शांति के लिए निर्वाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण जितना भोजन की आवश्यकता होती। सुत्त पिटक में कहानी है कि जितना जरूरत है उतना ही सामान इस्तेमाल करते थे लोग, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते थे लोग, उतना डेवलप नहीं थे लोग, उतना विकसित नहीं थे, जितना जरूरत था उतना ही प्रकृति से लेते थे, है ना। किंतु यह अवस्था पतनशील हुई, मनुष्य लालची हो गया, कपटी हो गया, इसके बारे में है। ठीक है, ये वही है कहानी, ठीक है। फिर महाभारत के बारे में आगे भाई, ठीक है। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, ऑथर्स एंड डेट्स है ना, लेखक और तिथियां। ओके, चलिए, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आपका हस्तिनापुर का खोज। हस्तिनापुर का जो खुदाई स्टार्ट हुआ था 1951-52 में बीबी लाल के द्वारा। ये सवाल बिहार एसआई में पूछा गया, बहुत सारे बीपीएससी में पूछा भी गया, ठीक है। हस्तिनापुर का खोज कब हुआ? हस्तिनापुर का जो उत्खनन हुआ वो बीबी लाल के द्वारा 1951-52 में हुआ, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हस्तिनापुर जो मेरठ में है और ये एक महाभारत पीरियड का मतलब एरिया है, ठीक, मतलब समय, ठीक, ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए मस्त, जो अब जब हम आगे बात करेंगे तो हस्तिनापुर जो अब गंगा की बात करें, गंगा में अपर गंगा, लोअर गंगा है ना, ये मिडिल गंगा बोलते हैं ना, और फिर लोअर गंगा। तो अपर गंगा में आपका ये जो एरिया था आपका जो, ठीक है, वहां पे आपका हस्तिनापुर देखने को मिलता है, बताया अपर गंगा दुआओं में, है ना। और उसके बारे में बताया कि लाल फाउंड एविडेंस ऑफ द 5 ऑक्यूपेशनल लेवल ऑफ द व्हिच इज सेकंड एंड थर्ड ऑफ द इंटरेस्ट। इसे बताया गया कि 5 तरह के वहां पे ऑक्यूपेशनल लेवल देखने को मिलता है, 5, है ना। बीबी लाल ने आबादी के
5 स्तरों के साक्ष्य मिले, जिनमें से दूसरा और तीसरा हमें विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर पर मिलने वाले घरों में लाल कहते हैं कि जिनमें सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती है, किंतु मिट्टी की दीवार और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती है। पर उतना ज्यादा डेवलप नहीं, बेल प्लान सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा नहीं था। हालांकि जो घर मिले वो दीवारें मिट्टी के बने हुए और कच्ची मिट्टी के ईंटें इस्तेमाल हुए हैं। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी का प्लस्तर का खोज इस बात की इशारा करती है कि कुछ घरों में दीवारें सरकंडे की बनी थी जिन्हें मिट्टी का प्लस्तर चढ़ाया हुआ था। तीसरे स्तर के लिए लाल कहते हैं तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों से बने हुए थे, जिनमें शोषक घाट और ईंटों के नाले और गंदे पानी के निकास के लिए मतलब वो बताया जा रहा है क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में। ठीक है, टेराकोटा के कुछ कुएं में मिले हैं ना, कुएं में मिले हैं। ओके, इसके बारे में महाभारत के आदि पर्व में एक नगर हस्तिनापुर के बारे में बताया। यह नगर समुद्र की भांति भरा हुआ सैकड़ों प्रसादों के संकुलित था। सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे संगन बादलों की तरह घुमड़ रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। हस्तिनापुर के बारे में ये वर्णन है। द सिटी वर्स्टिंग लाइक ओशन पैक्ड विथ 100 ऑफ मैंस डिस्प्ले विद द गेटवे। अब ये सवाल आएगा, the city bursting like the ocean packed with 100 of mansions display with a gateway arches turrets massive clouds a splendor of great Indra city। ये पूरा दे देगा ये किस शहर के बारे में है, किस ऐतिहासिक शहर के बारे में वर्णन किया गया है, या बोल सकते हैं महाभारत के आदि पर्व में किस नगर के बारे में वर्णन किया गया है। तो क्या बताइएगा उत्तर, तो पढ़े नहीं। तो ये हमारा हस्तिनापुर के बारे में। समझिएगा बात को, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है भाई, एक एक चीज महत्वपूर्ण है ना। द्रौपदी के मैरिज के बारे में कोई काम का नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए सवाल हमारा चैप्टर 50। ठीक है, तो ये हमारा है, शायद कुछ पढ़ने का चीजें पढ़ सकते हैं। तो हमारा चैप्टर हो गया खत्म। चैप्टर हमारा हो गया खत्म। डेट सब याद रखना है, डेट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सब डेट महत्वपूर्ण है। 19 से 66 तक के बीच में महाभारत का संकलन बताया ना, 47 ईयर लग गया। ये है 1973 में ट्रांसलेशन स्टार्ट किया। जो चीजें हैं इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब बात को समझिएगा। ये सब है लगभग 300 ईस्वी में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जिससे बहुत सारे क्लासिकल डांस देखने को मिलते हैं ना। मनुस्मृति जो आपका डेट है उसका ये देखिएगा संकलन है ना। त्रिपिटक का रचना है। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है भाई, याद रखना है, बार बार आता है एग्जाम में। तो हम लोगों ने क्या क्या किया, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने क्लास 12th का, देखिए क्लास 12th का जो हमारा थीम 1 है, हम 3 बुक मैंने बोला, तो बुक नंबर 1 थीम विषय 1, इसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर कवर कर लिया। और 3 चैप्टर को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कवर किया है ना। लगभग 3 घंटे में 3 चैप्टर हमने कवर किया। तो 3 घंटे अगर आप देते हैं बुक्स के साथ, ये चैप्टर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। नोट्स भी बन के तैयार हो जाएगा और आराम से कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल बना देगा, आप अच्छा से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चीजों को मजबूत बनाना है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना। फिर हम लोग चैप्टर 4 और 5 जो बचा उसको कर लेंगे, फिर हमारा थीम 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा हिस्ट्री खत्म होगा वैसे हम लोग आएंगे साइंस के ऊपर, बहुत ही जल्दी साइंस के ऊपर आएंगे, लेकिन पहले हम लोग हिस्ट्री खत्म करेंगे। हाँ, हालांकि थोड़ा सा वीडियो लेट आ रहा है, थोड़ा सा बिजी चल रहा है बहुत सारा कामों में, लेकिन वीडियो आएगा तो आएगा। खत्म मैं पूरा करवाऊंगा तो करवाऊंगा, एग्जाम से बहुत पहले मैं खत्म करवा दूंगा आपके बीपीएससी से पहले। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। तो इस चीज को शेयर करना, आपको वीडियो पूरा देखना। बहुत कम लोग वीडियो देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी लोग देखते हैं पूरा देखिए करिए। जब भी वीडियो चालू करिए तो पूरा देखा करिए। जितने भी वीडियो देखेंगे वो पूरा देखेंगे तो उनको सब कुछ समझ में आएगा। इस क्लास का जो खासियत है वो समझ में आएगा। बाकी चीजों को शेयर करना है जितना ज्यादा हो सकता है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।